सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मिन सैयद ऑफिशियल। आज लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेकंड पार्ट होने वाला है वन शॉट का। जो वन शॉट्स होते हैं उसको हम एक लेक्चर में अपलोड नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दो पार्ट में ही उसको अपलोड करते हैं। और अभी जो है हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर से मसल सिस्टम, हमने पूरा मस्कुलर सिस्टम देख लिया, मसल कैसे काम करती है, उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट के अंदर कौन से नेमिंग्स और लेबलिंग्स आपको याद रखते हैं, कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज मसल फाइबर एंड व्हाट इज मायोसाइट एंड व्हाट इज मायोफिब्रिल क्या है या फिर मसल क्या है, ये सब में डिफरेंस हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद स्केलेटल सिस्टम। फाइन, तो आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर दो चीजें आ जाती है, एक तो आ जाते हैं बोन्स और दूसरे आ जाते हैं कार्टिलेजेस। ये दोनों चीज मिलाकर आपके क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली ये क्या है, आपका फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी। दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ योर बॉडी। मतलब के ठीक है, किसी भी इंसान का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम्स के हैं मोस्टली, उनके अंदर अगर आप देखोगे, मैमल्स के अंदर आप देखोगे तो जो मेन जो स्केलेटन होता है उसके ऊपर बाकी की चीजें लगी होती है और वो स्केलेटल सिस्टम के थ्रू सारे मूवमेंट्स हो पाते हैं, इसीलिए इसे फ्रेमवर्क बोला है। क्योंकि जो भी मसल्स, फेशिया और जो स्किन का लेयर है, जो भी फैट लेयर है, वो सब कुछ आपके स्केलेटल सिस्टम के ऊपर लगा होता है। वो अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई बेसिस नहीं रहेगा फॉर मसल्स टू ज्वाइन, ठीक है। और आपका जो बॉडी है वो भी एक पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो स्केलेटल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बोन्स आती है जो आपका बॉडी पोस्चर बनाती है, और कार्टिलेजेस आते हैं जो कि आपके जो भी कार्टिलेजेस जो आपके बोन्स को मोस्ट ऑफ द टाइम जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो सब कार्टिलेजेस यहाँ पर काम करते हैं। और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस मिलते हैं। और इसके आगे हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम पहले देख लेते हैं, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। पहले तो हम बोन्स देखेंगे। बोन्स टोटल कितनी है, 206 बोन्स है इन अडल्ट ह्यूमन, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज के एडल्ट, ये जो चीज है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके अंदर बोन्स का नंबर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि पहली बात उनके बहुत सारे बोन्स जो होते हैं वो फ्यूज नहीं हुए होते हैं, उनके ऑसिफिकेशन सेंटर्स ओपन रहते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां से बोन बननी चाहिए, जहां से बोन बन रही होती है, तो वो क्लोज नहीं होते। तो वो जब तक बनते रहते हैं तब तक कि उनकी बोन्स ब्रेक मतलब फ्रेगमेंट्स में होती है, और इसीलिए वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और उनके अंदर जो बोन्स का नंबर है वो ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स में बोन होती है। फिर वो बोन्स जुड़ जाती है और वो फाइनली परमानेंट हो जाती है। तो वो कब होती है, एडल्टहुड में होती है। और एडल्टहुड में जाने तक आपके जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स मिलते हैं दैट इज 206। ये याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडल्ट के अंदर या फिर न्यूबॉर्न्स के अंदर, इस तरीके से घुमाया जा सकता है। तो एडल्ट के अंदर 206 मिलती है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये बताइए कि बोन क्या है और कार्टिलेज क्या है। बोन और कार्टिलेज ये दोनों ही क्या है, बोन और कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है किसी भी दो चीज को जोड़ के रखना। तो आपके कार्टिलेज और जो बोन्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो कार्टिलेजेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बोन्स के ही प्रोट्रूबरेंस, मतलब उसको हम कह सकते हैं बोन से ही बाहर निकला हुआ पार्ट होता है। जैसे आपके जो नेजल बोन्स है, इसके बाहर आप देखो तो ये वाला जो एरिया है जो आप मूव कर सकते हो इजीली, दैट इज द कार्टिलेज वाला पार्ट। जो आपके ईयर्स का एरिया होता है दैट इज द कार्टिलेज वाला पार्ट जो मूवेबल होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो बोन है, ठीक है, जो बोन है और जो कार्टिलेज है, इनके अंदर क्या चीजें देखी जाती है। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है, बेसिकली मैट्रिक्स मतलब कि ये जो बोन प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट जो पार्ट होता है, इसके बीच में जो प्रेजेंट पार्ट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये कैसा होता है, हार्ड होता है और नॉन प्लाएबल होता है। नॉन प्लाएबल मतलब कि इसको हम क्या नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते, या फिर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नॉट फ्लेक्सिबल। इसको हम क्या कहेंगे, नॉट फ्लेक्सिबल। तो उसको हम कहते हैं नॉन प्लाएबल। लेकिन अगर आप कार्टिलेज की बात करो तो इसका जो मैट्रिक्स होता है ये हार्ड नहीं होता, और नॉट हार्ड, या फिर आप कह सकते हो सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है इसका मैट्रिक्स, और इसीलिए ये प्लाएबल होता है। प्लाएबल होना मतलब फ्लेक्सिबल होना, मतलब उसका आप मूवमेंट कर सकते हो, उसको बेंड कर सकते हो, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। अब इसके जो मैट्रिक्स होता है ये हार्ड क्यों होता है, वाई इट इज हार्ड, वाई मैट्रिक्स हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम आयंस के डिपॉजिट्स हो जाते हैं। कैल्शियम आयंस जो रहते हैं इसका डिपॉजिशन होता है। किसका डिपॉजिशन होता है, कैल्शियम आयंस का। कैल्शियम जो होता है ये कैसा होता है, दिस इज वेरी मच
जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो हार्ड होते हैं, इसीलिए इनका जो मैट्रिक्स होगा वो भी हार्ड होगा और इसीलिए वो नॉट प्लायबल होता है। लेकिन कार्टिलेज के अंदर जो होता है कॉन्ड्रेटिन सॉल्ट्स मिलते हैं। कॉन्ड्रेटिन सॉल्ट्स जो रहते हैं बेसिकली, ठीक है, ये सल्फेट्स होते हैं। ये सब क्या काम करते हैं, आपका जो भी कार्टिलेज होता है उसका मैट्रिक्स बनाने का काम करते हैं और ये इतने हार्ड नहीं होते और इसीलिए इनका जो कार्टिलेज फॉर्मेशन होता है वो भी हार्ड नहीं होता, वो नॉट ऐसा ब्रिटल नहीं होता वो, ठीक है। आप उसको मूव कर सकते हो, उसको आप बेंड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ की बोन्स को ट्राई किया और अगर आपने जो है एक एक अगर कोई बोन्स को अगर आपने ट्राई किया बेंड करने का तो वो बेंड नहीं हो पाएगी। एक एक बोन मतलब यहाँ की जो लॉन्ग बोन्स है, जो आपके फेशियल बोन्स है, क्रेनियल बोन्स है, सारी अगर किसी भी बोन को अगर आप ट्राई करोगे मूव करने का, बेंड करने का, तो वो बेंड नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। रीजन ये है क्योंकि उसके मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ है और कैल्शियम हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि जो बोन्स होती है उसको भी हार्ड कर देता है, ठीक है। तो वो बेंड नहीं हो सकता, वो ब्रिटल होता है। अगर आप उसको बेंड करने जाओगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर आप कार्टिलेज पे ये ट्राई करोगे तो वो बेंड हो सकता है। आपके पास में एग्जांपल्स मैंने बताया है ईयर्स का और फिर आपका जो है नेजल पार्ट, जहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको आप क्या कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, प्लायबल होता है वो। अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं एक बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बोन्स का, 206 बोन्स है, ठीक है। इसके अंदर से जो एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन होता है और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। दूसरा क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, इनके अंदर क्या चीजें आ जाती है ये पहले देख लो। एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपका क्या आ जाता है, स्कल आ जाएगा पूरा, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा आपका रिबकेज, रिबकेज आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा, ठीक है। और आपके जो है वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो है स्कल आएगा, रिब्स आएंगे, स्टर्नम आएंगे, ऑल दीज थिंग्स जो है आपके क्या बनाते हैं, ठीक है। रिब्स है, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये सब आपका क्या बनाता है, दिस मेक्स योर एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर दो चीजें आ जाती है, एक तो आ जाते हैं लिम्स और दूसरे आ जाते हैं गर्डल्स, ठीक है। कितने होते हैं गर्डल्स, 4 होते हैं। लिम्स कितने, हमारे पास 4 लिम्स है। लिम्स कौन से मिलते हैं, 2 हमें क्या मिलते हैं, 4 लिम्स मिलते हैं। 4 लिम्स हम किसे कहते हैं, हाथ को हम 4 लिम्स कहते हैं। जो दूसरे होते हैं ये भी 2 है हमारे, हिंड लिम्स। हिंड लिम्स मतलब क्या, जो आपके लोअर लिम्स है, जिसको हम लोअर लिम्स कहते हैं। जो आपके पैर है उनको हम क्या कहते हैं, लोअर लिम्स या फिर हिंड लिम्स कहते हैं। गर्डल्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी 2 होते हैं, ठीक है। गर्डल्स कितने हैं, वी हैव 2 गर्डल्स। एक तो हो जाता है पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, और दूसरा हो जाता है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। ये सब क्या चीजें हैं मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, पहले आप ये सब सुनो और ध्यान से इसको पहले याद कर लो, ठीक है। अब स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल जो होता है ये 22 बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। याद रखो कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स होती है। अगर स्कल में आपका जो एनसीईआरटी है इसके अकॉर्डिंग आपके 22 बोन्स होते हैं। स्कल के अंदर क्या देखा जाता है, देखो स्कल के अंदर ये मिलता है। सबसे पहले स्कल की बात कर लेते हैं। स्कल में 22 बोन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, व्हेन क्रेनियल बोन्स प्लस फेशियल बोन्स को ऐड किया जाए, फेशियल बोन्स को ऐड किया जाए तब हम इसको 22 बोन्स कहेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर 29 बोन्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपको क्वेश्चन कैसे पूछा है। अगर आप इसके अंदर ईयर ऑसिकल्स को ऐड करते हो, आपके ईयर जो है, आपका जो ईयर होता है इसके मिडल ईयर में अगर आप जाओगे और फिर इनर ईयर में जाओगे तो मिडल ईयर में आपको 3 बोन्स मिलती है, ठीक है। वो कौन सी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। वो मैं आपको सब बताऊंगी। यहाँ पर ये कितनी बोन्स हो जाती है, 6 बोन्स हो जाती है। कैसे, एक साइड एक ईयर में 3 बोन्स है, दोनों ईयर में मिला के 6 बोन्स हो गई। तो वहां की 6 बोन्स, ठीक है। तो ईयर की 6 बोन्स, और एक होती है आपकी हायोइड बोन, ठीक है। हायोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, वो सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। एक नॉर्मल सी बोन होती है, बेसिकली हायोइड बोन सिंगल बोन है वो, और वो किसी से भी जुड़ी हुई नहीं होती। हायोइड बोन होती है वो सिंगल बोन है, ठीक है। हायोइड बोन जो है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम निकाल दिया जाता है, ईयर ऑसिकल्स को भी निकाल दिया जाता है। स्कल फॉर्मेशन में आपके स्कल के अंदर जो है आपको 22 बोन्स इतना याद रखना है, अनलेस वहां पर एक्स्ट्रा बताया गया हो या फिर आपको क्वेश्चन में लिखा गया हो कि यहाँ पर जो है आपको ईयर ऑसिकल्स और हायोइड को भी इंक्लूड करना है। अगर वहां पे ऐसा लिखा है कि इंक्लूड करना है देन टोटल वहां पर 29 बोन्स होगी। कैसे, 22 प्लस द 7 बोन्स। तो ये कितनी बोन है, ये 7 बोन्स है, जो आपको हमेशा अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है तो एक्सक्लूड ही करना है,
इंक्लूड नहीं करना है। 22 बोन्स आपकी स्कल के अंदर आती है, तो वो कौन सी बोन्स होती है? 22 बोन्स मैंने बताया अभी जस्ट। 22 बोन्स में आपकी पहली आ जाती है क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स कौन सी होती है? और दूसरी आ जाती है फेशियल बोन्स। ठीक है, अब इसको हम नंबरिंग करेंगे। जो आपकी क्रेनियल बोन्स होती है ये 8 होती है, फेशियल बोन्स होती है 14। ठीक है, अब ये 8 बोन्स कौन सी है और क्रेनियल बोन्स होती कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्रेनियल बोन्स होती है वो बेसिकली आपका क्रेनियम बनाती है। क्रेनियल बोन्स क्या करती है? क्रेनियम बनाती है। और क्रेनियम कैसे बनता है? क्रेनियम होता क्या है? जो आपका जो ब्रेन है उसको पूरा कवर करने के लिए जो हार्ड बोन का जो कवरिंग होना चाहिए वो बनाने वाला जो मेन शेल होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं। मतलब आपका जो ये सर का जो खोपड़ी होती है जिसको हम कहते हैं वो आपका क्रेनियम है। और वो कौन बनाता है? वो क्या करता है? वो पूरा ब्रेन वाले रीजन को कवर करके रखता है। ठीक है, हार्ड सब्सटेंस, ताकि ब्रेन को कोई भी इंजरी ना हो। तो इसके अंदर कौन से आ जाती है? 2 पैराइटल बोन्स आ जाती है। पैराइटल बोन्स आ जाती है, ये मैं आपको उधर भी बताऊंगी। 2 टेम्पोरल बोन्स आ जाती है। ठीक है, और जो है एक ऑसिपिटल आ जाएगी, एक ऑसिपिटल, एक फ्रंटल बोन, इसको आप नोट करो, और एक एथमॉइड बोन और एक स्फीनॉइड बोन। ठीक है, ये बोन्स होती है 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 बोन्स हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं फेशियल बोन्स की। तो फेशियल बोन्स के अंदर आपके आ जाती है सबसे पहली जो है वो है 2 जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, ये सारे कौन से बोन्स है मैं आपको बताऊंगी। इसको पहले आप देखो, जाइगोमेटिक बोन हो गया, 2 मैक्सिलास, ठीक है, और एक मैंडिबल। ठीक है, 2 लैक्रिमल बोन्स, 2 लैक्रिमल बोन्स होती है, 2 लैक्रिमल बोन्स होती है। फिर आते हैं 2 नेजल बोन्स। फिर आते हैं 2 इंफीरियर नेजल कॉन्का। फिर आते हैं 2 पैलेटिन बोन्स, जो आपका पैलेट बना रही है, पैलेटिन बोन्स आ जाती है। और एक आ जाता है वोमर आपका जो है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर बकल कैविटी, ओरल कैविटी का पार्ट है वोमर। और आपका नेजल कैविटी का भी वो जो है रूफ बनाता है, उसको वोमर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, 2 जाइगोमेटिक, कितना हो गया ये? 2, 4, 5, 6, नहीं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, तो ये कितनी बोन्स हो गई? बराबर 14 बोन्स हुई है यहाँ पर। ये आपके टोटल क्या बनाते हैं? 22 आपके जो है स्कल का बोन बनाती है। ठीक है, कैसे हुआ ये? 2 पैराइटल बोन। अब पैराइटल वाला कौन सा रीजन है? ये जो 2 रीजन है इसको हम पैराइटल कहते हैं। यहाँ का जो 2 रीजन है, जो यहाँ पर हम कहते हैं, जो मोस्टली लोगों को जो हेडेक होता है यहाँ साइड होता है, ये जो आपका हेड का रीजन है इसको हम टेम्पोरल रीजन कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आपका बैक साइड वाला रीजन होता है। ठीक है, उसे हम ऑसिपिटल कहते हैं। फ्रंटल, दिस इज द फ्रंटल पार्ट, फ्रंटल लोब यहाँ पर होता है ब्रेन का, इसलिए हम इसको फ्रंटल कहते हैं। फिर आता है एक एथमॉइड होता है, जो कि आपको बाहर से इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, वो अंदर की तरफ प्रोट्रूबेंस उसका होता है, तो वो अंदर की तरफ। और स्फीनॉइड भी आपका बोन अंदर से दिखाई देने वाला बोन है, क्लियरली वो यहाँ से हम नहीं बता सकते। फिर आ जाते हैं आपके फेशियल बोन्स के, अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 मैक्सिला होते हैं। ये आपका जो है मैक्सिला बनाता है, यहाँ पर जो है दिस इज योर मैक्सिला। फिर आता है जाइगोमेटिक बोन, जो आपके चीक बोन्स होते हैं, जहां पर लड़कियां हाईलाइटर लगाती है मेकअप करने के लिए, वो आपके हो जाते हैं जाइगोमेटिक बोन। ये जाकर जुड़ता है टेम्पोरल बोन से यहाँ पर। फिर आता है एक मैंडिबल होता है, दिस इज 1 मैंडिबल। फिर लैक्रिमल बोन्स, जो आपका जो है आईज में आप कहते हो ना लैक्रिमेशन हो रहा है, या फिर जो आईज के अंदर लैक्रिमेशन होता है, कोई भी फ्लूइड निकलता है, तो लैक्रिमल बोन्स जो है वो आपके आईज से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। नेजल बोन्स, जो आपके नोज का जो बोनी रीजन है वो आपके नेजल बोन से बना है। और जो कार्टिलेज वाला पार्ट है जो आप मूव कर सकते हो, वो आपके कार्टिलेजिनियस मतलब के नेजल कार्टिलेजेस जो होते हैं उससे बना हुआ है। फिर आता है इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये कॉन्का जो शब्द है, ये जो वर्ड है, कॉन्का का मतलब क्या होता है? किसी भी साइनस का मतलब क्या होता है? कैविटी, किसी भी कैविटी को जो कवर करने वाला पार्ट होता है, जो उसका कवरिंग होता है, किसी भी ऐसी कोई कैविटी बनी है इसके ऊपर जो कवर करने वाला बोनी पार्ट होता है, उसको हम कॉन्का कहते हैं। ठीक है, फिर आता है 2 पैलेटिन बोन्स, जो आपका जो बकल कैविटी का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बोनी रीजन है, उसको हम पैलेटिन कहते हैं। तो ये जो बोनी रीजन होता है, यहाँ पर टीथ प्रेजेंट है पूरे, तो ये जो है इस तरीके से 2 पार्ट होता है, 1 पैलेटिन एंड 2nd पैलेटिन, तो इसको हम पैलेटिन कह देंगे। ये ऊपर वाला रीजन होता है बकल कैविटी का, याद रखना है। और एक वोमर होता है जो आपका नेजल कैविटी का पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर से देखें, एक हाइवाइड बोन भी प्रेजेंट होता है। तो पहले आप फेशियल बोन्स देख लो, ये 2 पैलेटिन बोन है। ठीक है,
ये पैलेटिन को यहाँ पर बताया है आपकी क्लियरेंस के लिए। इसको ये मत याद रखो चलेगा कि किधर प्रेजेंट होती है, बट आपको पहले इतना याद होना चाहिए कि कौन सी बोन्स होती किधर है, ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो नेजल बोन्स जो आपकी ये वाला पार्ट बना रही है, तो एक्चुअली जो है यहाँ पर ऊपर का जो ये वाला जो रीजन है कार्टिलेज का, इसको हटा दिया गया है। तो अगर हम अंदर से देखें तो ये पैलेटिन बोन्स बना रही है। जाइगोमेटिक बोन ये साइड वाली बोन है, और ये जो पूरा रीजन बना हुआ है दिस इज मेड अप ऑफ योर मैक्सिला। तो ये मैक्सिला हो गया, 2 मैक्सिला होते हैं, एक मैंडिबल होता है, मैंडिबल एक ही होता है, मैंडिबल बिलो, ठीक है। मैंडिबल जो वर्ड है इसको आप कैसे याद रखोगे, मैंडिबल जो मैक्सिला है, मैक्सिला है, मैक्सिला ए से एंड हो रहा है, और लास्ट में इसके मतलब क्या आ जाएगा, अप, मैक्सिला अप, मैक्सिला अप, ऐसे याद रखना है। और मैंडिबल, मैंडिबल के अंदर जो है बिलो, ये वर्ड का बहुत सारे लेटर्स मिले हुए हैं, जैसे कि बल है और लास्ट में बिलो के अंदर भी BEL आता है, और यहाँ पर बिलो मतलब आप समझ सकते हो BLE है, और यहाँ पर भी बिलो है, तो सिमिलर साउंड कर रहे हैं ये। तो इसको आप ऐसे याद रख लो कि मैंडिबल बिलो, मैंडिबल बिलो, नीचे वाला जो बोन रहता है वो एक ही रहता है, मैंडिबल एक ही होता है। मैक्सिला अप, 2 बोन्स होते हैं अप साइड, वोमर होता है, एक सिंगल वोमर रहता है, और जाइगोमेटिक बता दिया, इंफीरियर नेजल कॉर्नका 2 कॉर्नका होते हैं, और लैक्रिमल बोन्स जो आपके आईज के ये वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं जहां से लैक्रिमेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके 14 बोन्स हो जाते हैं। इसके अलावा हाइवाइड बोन भी होता है, यहाँ पर जैसे आप देखो दिस इज योर हाइवाइड बोन, और ये एक मैंडिबल है, 2 मैक्सिला होते हैं, 2 जाइगोमेटिक, 2 नेजल बोन, 2 लैक्रिमल बोन, एक एथमॉइड होता है। तो एथमॉइड वाला जो बोन है दिस इज द पार्ट ऑफ एथमॉइड बोन, जो आपको इंफीरियर जो है स्कल के अंदर से दिखाई देगा क्लियरली। और स्फीनॉइड बोन जो होती है ये एक ही होती है, बटरफ्लाई शेप की ये बोन होती है, अंदर की तरफ ही पार्ट होता है इसका। फिर फ्रंटल बोन एक हो जाती है, ये सिंगल है, पैराइटल 2 है, एक यहाँ साइड एक यहाँ साइड, टेम्पोरल 2 है, ये साइड और एक ये साइड। फिर आते हैं ऑसिपिटल, ऑसिपिटल एक ही है पीछे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्या होता है, ये तो पूरा पार्ट हो गया किसका, ये तो पूरा पार्ट हो गया आपके स्कल का। अब स्कल के नीचे क्या चीज आ जाती है, तो कोई मुझे बताओ स्कल के नीचे जस्ट क्या प्रेजेंट होता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जो आप जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हो, वो पूरा वर्टिब्रल कॉलम वहां पे प्रेजेंट होता है। तो वो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो आपका अभी दिन बर दिन कर्व होता जा रहा है, बैठे बैठे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना जो बैक होता है उसको स्ट्रेट नहीं रखते हो, तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कर्व होता जा रहा है, ठीक है, उसका जो कर्वेचर है वो चेंज होता जा रहा है, अब नॉर्मल होता जा रहा है, डिफॉर्म होता जा रहा है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई क्या है, ये एक इंसान है, और ये उसका जो है वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ठीक है, ये उसका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो है ना, ये रीजन बेसिकली ये जो पूरा लॉन्ग पार्ट है जो इसके नीचे प्रेजेंट जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम किसका प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम का प्रेशर, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर किसका प्रेशर आ रहा है, तो आपका जो हेड वाला रीजन होता है उसका प्रेशर पूरा वर्टिब्रल कॉलम पर आ रहा है, क्योंकि आपका हेड हैवी है, यहाँ पे बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट है, हैवी मटेरियल है, तो इसका जितना भी प्रेशर है वो कहाँ पर जाएगा, आपके वर्टिब्रल कॉलम पर जाएगा। तो ये प्रेशर डायरेक्ट नहीं पड़े, तो इसलिए आपके पास में 2 कॉन्डाइल्स के रीजन होते हैं। कॉन्डाइल्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे 2 सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरा हेड नहीं पड़ते हुए वो कॉन्डाइल्स खाली टच होते हैं, और ये आपका एज अ सपोर्ट काम करता है या फिर एज अ जॉइंट काम करता है। जो हेड को, ये कॉन्डाइल क्या करता है, हेड को ज्वाइन करता है विथ द वर्टिब्रल कॉलम, हेड को ज्वाइन करता है विथ वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं, ये कितने कॉन्डाइल्स होते हैं हमारे पास, कॉन्डाइल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्डाइल का मीनिंग होता है कोई भी 2 बोनी पार्ट, बोनी राउंडेड पार्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्डाइल कहते हैं। जैसे कि जो आप अगर किसी ने बोन्स देखा है, ठीक है, अगर किसी ने हड्डियां देखी है तो उसमें देखो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बना होता है, तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्डाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं बेसिकली हमारे पास में कितने मिलते हैं, नेक में 2 कॉन्डाइल्स मिलते हैं। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये पहला है ये दूसरा है, और इसीलिए हमारा जो स्कल होता है, जो हमारा स्कल होता है, अवर स्कल इज डायकॉन्डाइलिक। कैसा स्कल होता है हमारा, डायकॉन्डाइलिक स्कल होता है, ठीक है, हमारा जो स्कल होता है वो कैसा होता है, डायकॉन्डाइलिक होता है। डायकॉन्डाइलिक क्यों बोला गया है, क्यों, और ऐसा मतलब इसका क्या निकल के आता है कि मोनोकॉन्डाइलिक स्कल भी होते हैं जिनके पास में कॉन्डाइल का रीजन के नीचे जो आपके ऑसिपिटल बोन के नीचे जो रीजन है वहां पर एक ही कॉन्डाइल सिंगल प्रेजेंट होता है, तो ऐसे मोनोकॉन्डाइलिक भी होते हैं। मोनोकॉन्डाइलिक किसके एग्जाम्पल्स, इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, तो आपके रेप्टाइल्स आ जाएंगे, जितने भी स्नेक्स एक्सेट्रा है ये सब आपके कैसे होते हैं, मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं। इनके स्कल के नीचे एक सिंगल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है जिससे उनका पूरा पीछे का वर्टिब्रल कॉलम कनेक्टेड होता है। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 2 कॉन्डाइल से सपोर्टेड
होता है और इसीलिए हमारा जो स्कल होता है इसको हम डायकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा स्कल कैसा है, डायकोंडाइलिक स्कल है, क्योंकि 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं और जो बोन्स होती है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अभी 3 ईयर ऑसिकल्स मिलते हैं। ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं, एक ईयर के अंदर हमारे कितने ऑसिकल्स आ जाते हैं, ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं, ईयर ऑसिकल्स की अगर हम बात करें तो एक होता है मेलियस, एक होता है इनकस और एक होता है स्टेप्स। ये तीनों टाइप के बोन्स होते हैं, बहुत छोटे बोन्स होते हैं। बोन जो आपकी बॉडी है उसके अंदर शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन्स जो होते हैं वो आपके ईयर ऑसिकल्स के अंदर मिलते हैं। ईयर ऑसिकल्स होते हैं बेसिकली जो ईयर मिडल ईयर में आपको मिलेंगे और ये आपका साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं। क्यों साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं, क्योंकि जो साउंड वेव्स होती है इन्हीं से जाके टकराती है, जिसकी वजह से साउंड वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, वेव्स क्रिएट होती है और वो आगे जाके आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सेट्रा पर टकरा के कॉक्लिया से होती हुई पूरी साउंड को प्रोड्यूस करती है, आपको साउंड सुनाई देता है। तो ये बोन्स का प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? तो ये ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं इन वन ईयर कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये टोटल ईयर ऑसिकल्स कितने हो गए, टोटल इनके पास में नंबर आता है 6। कितने होते हैं ये 6। हाइवाइट बोन एक हो गई, एक हाइवाइट बोन हो गई। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। ईयर ऑसिकल्स है आपके 6, एक हाइवाइट बोन, इसको अगर हम मिला देंगे तो कितने बोन्स हो जाते हैं, 29 बोन्स हो जाते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसे नहीं मिलाते हैं तो हमें कितने बोन्स मिलते हैं, 22 बोन्स मिलते हैं, जिसके अंदर से क्रेनियल और फेशियल होता है। क्रेनियल के अंदर 2 पैराइटल, एक ऑसिपिटल, एक फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, एक एथमोइड, एक स्फिनोइड। फेशियल बोन्स के अंदर जाइगोमेटिक 2 मैक्सिला, एक मैंडिबल और फिर लैक्रिमल बोन्स 2 नेजल बोन्स, 2 इंफीरियर नेजल कॉन के और आपके जो है 2 पैलेटिन बोन्स, एक वोमर। ये सब आपका जो है आपका फेशियल बोन बना देता है। क्लियर है यहाँ तक के? अब ये हो जाता है आपका स्कल। अभी हम आगे बात करते हैं अबाउट रिब केज। ठीक है, रिब केज के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका ये बहुत सारे छोटे छोटे वर्टिब्रा से बना हुआ है, मेड अप ऑफ 26 वर्टिब्रेस। कितने वर्टिब्रे है हमारे पास में, 26 वर्टिब्रे है। याद रखो ये चीज, कितने वर्टिब्रेज है हमारे पास में, हमारी बॉडी के अंदर 26 वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब ये जो 26 वर्टिब्रेज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये अगर आपको देखना है तो पहला आ जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये कितने हैं, तो वी हैव C7। ठीक है, C7। फिर आ जाता है थोरैसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं, 12। थर्ड आ जाता है लंबार वर्टिब्रे कितने हैं, 5। फिर फोर्थ आ जाता है सैक्रम। ये सैक्रम जो बोन है ये 3 बोन से मिलकर बनी हुई है और इसके अंदर कितने आ जाते, ये सैक्रम कितना है, 1 वर्टिब्रे माना जाता है इसको। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 1 बोन माना जाता है। ये 3 वर्टिब्रे से मिलकर बनी हुई होती है। फिर आ जाता है लास्टली आपका कॉकिक्स। जो कॉकिक्स होता है ये 3 से 5 बोन्स के फ्यूजन से बनता है। बोन्स फ्यूज करती है और ये जाके 1 बनाता है। तो इसको 1 बोन काउंट करेंगे, इसको 1 बोन काउंट करेंगे, लेकिन ये 7 हो गया, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया, 5। ये कितना हो जाता है यहाँ पर देखो 9, ठीक है, 19 और 19, 12 24 हो गया और यहाँ पर के 2 कितने हो जाते हैं, 26 बोन्स आपके यहाँ के हो जाते हैं। ये पूरा आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। अब ये वर्टिब्रेज जो होते हैं ये दिखाई कैसे देते हैं, तो कुछ इस तरीके का जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या देखा जाता है, ये आपका जो है स्पाइनस प्रोसेस है जो आपके बाहर साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप बाहर से कभी टच करोगे तो आपको जो आपको चुभने जैसा जो फील हो रहा है, एलिवेशन फील हो रहा है, वो आपका स्पाइनस प्रोसेस है, पीछे की तरफ होता है वो। अब यहाँ पर जो है इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, ये इसका बॉडी है। यहाँ पर पूरा बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पूरा मिला के आपका जो है ये अंदर वाले साइड प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपके बॉडी को ये आगे की तरफ फेस करा हुआ है। अगर हम पीछे से देखें तो वो आगे की तरफ फेस किया हुआ ये वाला जो रीजन है आपका बॉडी है, वर्टिब्रे की बॉडी है। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है कैनाल, एक ओपन एरिया होता है। ये पूरा एरिया कैसा है, ओपन एरिया है। और ये क्या है, इसको हम फोरामिन कहते हैं, वर्टिब्रल फोरामिन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फोरामिन। फोरामिन मतलब होल, कोई भी तरीके का वहां पर होल प्रेजेंट है, हॉलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये क्या करने के लिए होता है, ऐसी कितनी वर्टिब्रेज मिलेगी हमें, 26 वर्टिब्रेज ऐसी मिलती है। 26 बोन्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मिलती है, जो कंटिन्यूसली ऐसे मिलती है, इधर मिलती है, इधर मिलती है। और यहाँ पर भी ठीक है क्या प्रेजेंट है, क्या इस तरीके का फोरामिन प्रेजेंट है। तो ये पूरा फोरामिन मिलकर क्या बना देता है, पूरा फोरामिन जो है, ठीक है, ये पूरा फोरामिन जो है एक तरीके का लॉन्ग कैनाल बना देता है, जिससे यहाँ पर भी इसके अंदर क्या मिलेगा, इस तरीके से ओपनिंग्स, हर एक की ओपनिंग्स जैसी मिलती जाएगी, हर एक का फोरामिन मिलेगा तो वो पूरा एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है एक फोरामिन से मिलकर, ये जो पूरा लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, वर्टिब्रल कैनाल।
वर्टिब्रल कैनाल। अब ये जो वर्टिब्रल कैनाल होता है, इतना लॉन्ग पाइप लाइक हॉलो स्ट्रक्चर हमने क्यों रखा है, नेचर ने ऐसा क्यों दिया है, फॉर स्पाइन, ठीक है, जो हमारा स्पाइन या फिर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, फॉर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जो आपका जो ब्रेन से होते हुए मेन नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वहां से सारी नर्व्स निकलती है, पेरिफेरल नर्व्स जो आपके बाहर की तरफ आनी चाहिए वो सारी नर्व्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो ये सब चीजें वर्टिब्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। आपका स्पाइनल कॉर्ड सेफ रखने के लिए वर्टिब्रल कैनाल होता है। और वर्टिब्रल आपका जो वर्टिब्रल कैनाल है इसका क्या होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम के बहुत सारे यूज है। पहली बात तो ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर दूसरा कि बॉडी पोस्चर बनाता है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है। और फिर ये जो है हेड को सपोर्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है। और क्या काम हो सकता है, फॉर्म्स रिब केज, क्योंकि रिब्स यहाँ से जाके जुड़ती है, हमारी जो रिब्स होती है ये इससे जाके जुड़ती है, तो इसके एंड नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो हमारा जो सबसे पहला मिलता है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम का मैंने पिक लाया है, देखो जो आपके सबसे पहला मिलता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो रीजन है यहाँ तक के आपका सर्वाइकल वर्टिब्रे। और इसके अगर आप आगे देखो तो ये वाले रीजन के आगे जो ये वाला जो बोन प्रेजेंट है ये थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है थोरैसिक वर्टिब्रे। और थोरैसिक वर्टिब्रे जो है ये पूरा किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, रिब केज बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए आप देखो जो आपके रिब्स होते हैं ये इससे जाके जुड़े, जैसे कि ये फर्स्ट रिब है तो फर्स्ट रिब आपका T1 से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो थोरैसिक फर्स्ट वर्टिब्रे है उससे जाके आपका रिब केज पीछे जुड़ता है, ठीक है। रिब केज के बारे में बात करेंगे। फिर आता है ये सेकंड रिब केज, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, इस तरीके से जो है आपकी 7 रिब्स जाके थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ती है। और नीचे की 12 रिब्स, जो पूरी 12 रिब्स होती है वो पीछे जुड़ी हुई होती है। नीचे जो आपके 10, 11, 12 रिब 3 रिब्स होती है ये ओपन होती है, इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये पूरा क्या बना देता है, वर्टिब्रल कॉलम बना देता है। और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है। ये वर्टिब्रल डिस्क होती है, ये डिस्क मतलब कि 2 वर्टिब्रे के बीच में जो प्रेजेंट पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और ये जब खसक जाती है तो बैक में पेन होता है। फिर आता है सैक्रम और एक आ जाता है लास्टली कॉकिक्स, जो आपका टेल बोन भी इसको हम कहते हैं। कॉकिक्स को क्या कहते हैं, टेल बोन कहते हैं। फाइन। लंबार वर्टिब्रे 5 होते हैं। कितने वर्टिब्रे होते हैं, 5 होते हैं। इसके नाम है, नाम आप लोग को पढ़ के याद हो जाएंगे विद टाइम, ठीक है। फिर वर्टिब्रल कॉलम की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं अबाउट रिब्स। तो जो रिब्स होते हैं बेसिकली ये फ्लैट थिन बोन्स होती है। और कितने होते हैं ये, 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हमारे पास में प्रेजेंट होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो फर्स्ट 7 रिब्स जो होती है, फर्स्ट 7 रिब्स मतलब क्या हो जाता है, 1 से लेके 7 तक के जो रिब्स होती है उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। फिर जो 8, 9 होती है, जो 8, 9, 10 होती है इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। और इसी का नाम क्या है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताती हूँ। पहली रिब्स को हम ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं वो भी मैं बताऊंगी। 11th और 12th रिब जो होती है, 11th और 12th पेयर जो होते हैं रिब्स के, जो 11th और 12th रिब होती है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका हमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अभी याद करना है। तो ये जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जो फर्स्ट 7 रिब्स होती है इसके अंदर क्या देखा जाता है कि पहली जो 7 रिब है वो ट्रू रिब है। ट्रू किस बेसिस पे बोला जा रहा है कि इनके जो आपकी रिब्स होती है ये फ्लैट थिन बोन्स होती है, मतलब कि कुछ इस तरीके की बनी हुई बोन्स होती है। और यहाँ पर जो है ये बैक साइड जाके मिल रहा है, ये आपके बैक में मिल रहा है। बैक में मतलब कहाँ पर मिलेगा, ये वर्टिब्रे से मिलेगा। और ये वर्टिब्रे जो होता है इससे जाके ये जुड़ता है, 2 पार्ट से जुड़ता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ऊपर वाली बोन से जुड़ता है, और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ये सेम नंबर ऑफ वर्टिब्रे से जाके मिलता है। जैसे कि ये सेकंड रिब अगर है, ये सेकंड रिब है, ठीक है, ये सेकंड रिब है, तो ऊपर वाला पार्ट, यहाँ वाला जो पार्ट है ये T1 से मिलेगा और नीचे वाला T2 से मिलेगा, ठीक है। वर्टिब्रे सेकंड से मिलेगा, सेकंड थोरैसिक वर्टिब्रे से मिलेगा, क्लियर है। अब ये सेकंड रिब है, थर्ड रिब जो रहेगी उसका पीछे वाला जो पार्ट है एक तरफ जो है वो किससे जुड़ा हुआ होगा, थर्ड ऊपर सेकंड रिब से सेकंड थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ा होगा, और नीचे की तरफ वो थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ा होगा, क्योंकि वो थर्ड रिब है, क्लियर है। इसीलिए इसका जो बैक वाला पोर्शन है इसके पास में दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं। इसीलिए जो रिब्स होती है इसे हम बाइसेफेलिक कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक का क्या मतलब होता है कि सिफेलिक
सिफेलिक मतलब हेड, सिफेल मतलब क्या होता है हेड, तो दो हेडेड होता है, ये दो हेड वाला होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बाइसिफेलिक कहते हैं, क्योंकि इसका जो बैक वाला पोर्शन है यहाँ पे दो हेड प्रेजेंट होते हैं, दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, आगे की तरफ एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जो कि स्टर्नम से जाके जुड़ता है। स्टर्नम आपका वो भी मैं बताऊंगी क्या होता है स्टर्नम। अभी पहले आप ये देखो, ये फ्लैट थिन बोन है, ठीक है। अभी स्टर्नम एक बार देख लो क्या है, तो स्टर्नम जो है ये भी आपका फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन है ये भी, ठीक है। 3 फ्लैट बोन के बारे में बात की गई है आपके इन योर एनसीईआरटी इन दिस चैप्टर। वो है आपकी पहली स्टर्नम, दूसरी रिब्स, जितने भी रिब्स है, और थर्ड है स्कैपुला। स्कैपुला हम गर्डल्स में देखेंगे, अभी पहले आप ये समझ लो जो फ्लैट बोन है ये भी एक फ्लैट बोन है, इसके अंदर आ जाता है एक मैनुब्रियम, ठीक है। मैनुब्रियम एक पार्ट होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके का स्टर्नम दिखाई देता है, स्टर्नम जो होता है कुछ इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर उसका होता है, ठीक है, इस तरीके का जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से जो है क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका जो है ये आ जाता है, स्टर्नम आ जाता है, स्टर्नम की बॉडी आ जाती है। और लास्टली जो है ये किधर जाके मिलता है, जिफॉइड प्रोसेस आता है, यहाँ पर एक जिफॉइड प्रोसेस आता है। तो ये आपका क्या है, जिफॉइड प्रोसेस है, जिफॉइड प्रोसेस जो लास्ट का पार्ट है। और ये है आपका मैनुब्रियम, मैनुब्रियम, ठीक है। और ये आपका क्या है, बॉडी है, स्टर्नम का बॉडी है। इससे जाके जो है क्या जुड़ा हुआ होता है, ये पहला आपका क्लैविकल जुड़ा है, क्लैविकल इट इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। यहाँ पे साइड बोन जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, तो क्लैविकल जो यहाँ पर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे हम क्लैविकल कहते हैं, वो पहला जुड़ा होता है। फिर यहाँ पर पहला रिब जुड़ा होगा, यहाँ पर दूसरा रिब जुड़ा होगा, इस तरीके से जो है रिब्स पूरे जुड़े हुए होते हैं एट योर स्टर्नम। ये जिफॉइड प्रोसेस होता है, ये पूरा मिला के आपका क्या बनाता है, दिस पूरा पार्ट, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम आपका फ्लैट बोन होता है, आगे से पूरा फ्लैट होता है ये। और जो स्टर्नम होता है ये किससे जुड़ा, क्या जोड़ने के लिए ये होता है, ये आपका रिबकेज बना रहा होता है, ठीक है, रिब्स इससे जाके जुड़ती है एंटीरियरली। क्लियर है यहाँ तक के। अभी दूसरा ये बाइसिफेलिक होता है, बाइसिफेलिक और डाइकॉन्डाइलिक, ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्डाइल्स का मतलब ही अलग होता है, सिफेलिक का मतलब अलग होता है, वो दो हेड वाला पार्ट होते हैं रिब्स में, इसलिए उसे हम बाइसिफेलिक कहते हैं। कॉन्डाइल्स मतलब दो इस तरीके से गोल आकार के जो वी कैन से एक एलिवेशन बना हुआ होता है, गोल आकार का एलिवेशन, या फिर बाहर निकला हुआ कोई उत्सेद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज कॉन्डाइल्स, ठीक है, जो आपके बोन्स के अंदर भी मिलता है। क्लियर है। फिर इसके बाद मैंने बोला 12 पैर होते हैं रिब्स के, इसके अंदर से जो शुरुआत के 7 होते हैं ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं। इसको हम ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीछे साइड से, बैक साइड से किससे जुड़े हुए हैं, वर्टिब्रे से जुड़े हुए हैं, और फ्रंट में ये किससे जुड़े हुए होते हैं, स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्टली जुड़े होते हैं, मतलब कि बीच में इनको जोड़ने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है, डायरेक्टली बाय हाइलिन कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज इनके अंदर मिलता है, हाइलिन कार्टिलेज इनके बीच में मिलता है, मतलब कि ये जो बोन यहाँ पर जाके जुड़ रही है, इनके बीच में जो कार्टिलेज यहाँ पर मिल रहा है, दिस पर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो कार्टिलेज मिलेगा ये फर्स्ट है, तो यहाँ पर एक तरीके का कार्टिलेज दिखाई देता है, दैट कार्टिलेज इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस कार्टिलेज। यहाँ पर जोड़ने के लिए उसे हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, जो यहाँ पर मिलता है। क्लियर है। तो ये आपका क्या बनाता है, फर्स्ट 7 पेयर्स जो होते हैं इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्टली से सपोर्टेड होते हैं, वो आगे की तरफ स्टर्नम से, पीछे की तरफ वर्टिब्रे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। अब जो आपके 8, 9, 10th रिब होता है, 8, 9, 10th रिब जो होता है ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता है, ये 7th रिब से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर मेरे पास में होगा, लेट मी सी, तो उसको मैं दिखाती हूँ आप लोग को वो स्ट्रक्चर। तो उसमें भी क्या हो रहा है, बेसिकली उसमें भी हम क्या देखते हैं कि जो आपके रिब्स होते हैं, बेसिकली जो रिब्स होते हैं वो जो आपका जो 7th रिब है, ठीक है, उससे जाके आपका 8, 9th और 10th रिब जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, लेकिन वो स्टर्नम से नहीं जुड़ा है डायरेक्टली, ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा है टू द 7th रिब, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं ये 7th रिब आई है, तो ये जो 8th रिब आती है वो इस तरीके से जाके इधर से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो इस तरीके से जुड़ी हुई है, जो कि पूरा क्या बना रही है आपका, जो पूरा क्या बना रही है, 7th रिब का ये जो पार्ट है ये इस तरीके से यहाँ पे जाके जुड़ गई है, ठीक है। दिस इज योर 8th रिब, 9th रिब और ये 10th रिब है। ये 7th रिब का पार्ट है जो कि किससे जुड़ा हुआ था, आपके स्टर्नम से जुड़ा था। तो ये आपका 8, 9th और 10th वाला पार्ट है जो कि आपके 7th रिब से जुड़ा है, स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, इसलिए हम इसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। इसको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहते हैं क्योंकि पीछे की साइड तो ये बैक साइड तो वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बैक साइड वर्टिब्रा से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कॉन्ड्रल बोला है, कॉन्ड्रल
कॉन्ड्रल, ये कॉन्ड्रा, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। तो आगे ये बोन से नहीं जुड़ा है, ये जुड़ा है कार्टिलेज से, वो भी खुद की कार्टिलेज नहीं है, वो हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है टू द सेवेंथ रिब। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स इन्हें हम फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आगे से जुड़े हुए नहीं है। सिंस दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट कनेक्टेड फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, एंटीरियरली। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? फ्रंट में। तो आगे की तरफ वो जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। मतलब कैसे होते हैं ये फिर? तो पीछे की तरफ वो वर्टिब्रे से जुड़े हुए हैं, क्लियर है। 11th और 12th रिब आपके पीछे वर्टिब्रे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जो आगे वाला हिस्सा है उनका रिब्स का, वो किससे? स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो किसी कार्टिलेज से जुड़ा हुआ नहीं है, वो ऐसे ही प्लेस्ड है, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वो आगे जुड़ा ही नहीं होता है, इसलिए हम उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्लियर है? फिर आगे हम बात करते हैं अबाउट, तो अभी इसके अंदर जो है रिब केज क्या होता है? रिब केज आपका क्या बनाता है? रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 थोरैसिक वर्टिब्रेज। जो आपका थोरैसिक वर्टिब्रे है ये, ठीक है, इसके अंदर जो है स्टर्नम और आपका जो है रिब्स, ठीक है, कितने पेयर्स हैं रिब्स के? 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के। ये पूरे 12 पेयर और आपका थोरैसिक वर्टिब्रे और आपका स्टर्नम मिला के रिब केज बना रहा है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसे? आगे से भी वो कहीं ना कहीं पैक्ड है, बाजू से भी पैक है और पीछे से भी पैक है। तो कर्व्ड बोन्स जो है हमारी, इस तरीके से रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है, पीछे से भी कर्व है, ये इधर से भी कर्व है। आगे बनाने के लिए, आगे इसको बंद करने के लिए स्टर्नम प्रेजेंट है, पीछे बंद करने के लिए वर्टिब्रेस प्रेजेंट है। तो इस तरीके का वो पूरा एक कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर बना रही है, केज लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। तो ये किससे बना हुआ है? इन तीन चीजों से बना हुआ है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं अबाउट रिब केज हो गया। अभी जो है, अभी हमें देखना है ये आपका जो है टोटल क्या बना देता है। दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया। आगे की बोन्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। 12 पेयर्स इधर हो जाते हैं, एक्सटर्नम हो जाता है और 26 वर्टिब्रेज हो जाते हैं। सो इसको अगर हम टोटल करें तो आपके 26 वर्टिब्रेज हो जाते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स बोला है, तो यहाँ पर कितने रिब्स आ जाएंगे? टोटल 24 रिब्स आ जाएंगे। एंड देन वी हैव व्हाट? 24 रिब्स हो गए और फिर जो है एक स्टर्नम हो गया, ठीक है, क्या हो गया? एक स्टर्नम हो गया और फिर जो है 26 ये हो गया, 22 और जो है 29 आपका स्कल का। तो इन टोटल अगर हम करें तो कितना होता है? 9, 10 और ये 10, तो ये कितना हो गया? 20 और ये जो है 6 और ये 8, ये 80 बोन्स आपके हो जाते हैं इन योर एक्सियल स्केलेटन। कौन से स्केलेटन के अंदर? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, तो ये 29 मैंने कैसे बताया? यहाँ पे हमने जो है 7 बोन्स ईयर ऑसिकल्स और हायोइड को मिला के 22 के अंदर ऐड कर लिया, वो 29 हो गई। एक बोन कौन सी बची हुई थी? यहाँ पर स्टर्नम थी। 24 आपके रिब्स हो गए और 26 आपके वर्टिब्रेज हो गए। ये मिला के आपका एक्सियल बनाता है। एक्सियल क्यों कहा गया? क्योंकि आपके बीच का ट्रंक बना रहा है, ये आपका ट्रंक बना रहा है, ये आसपास के हाथ पैर बनाने वाले जो है पार्ट्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एपेंडिकुलर स्केलेटन। इससे पहले हम एक बार जो है जो भी एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर्स थे उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। अभी जो है हम थोड़ा सा एक दो डायग्राम देख लेते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम्स है ये। यहाँ पर देखो रिब केज बताया हुआ है। दिस इज योर स्टर्नम, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिस पर्टिकुलर बोन जो आपके एकदम बीचों बीच मिड लाइन में प्रेजेंट होती है, लॉन्ग बोन, इस तरीके से ये स्टर्नम प्रेजेंट होता है। और लास्ट में जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, जिसको हम जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। अगर ये 3 पार्ट्स के नाम नहीं याद रह रहे हैं, डजंट मैटर, आपको बस इतना पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम। ये एक फ्लैट बोन है जो कि रिब्स को अटैच होती है, रिब्स के अटैचमेंट के लिए बनी हुई है। एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। एंटीरियरली मतलब फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है। फिर साइड में जो है हमें इस तरीके के कर्व्ड बोन्स मिल जाते हैं। कितने पेयर्स होते हैं इसके? 12 पेयर्स होते हैं, जिसके अंदर से आप यहाँ तक के देखो, ये जो है ये हो गई 10th, ये हो गई 9th और ये हो गई 8th रिब। तो दिस इज योर 7th रिब। ठीक है, यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और ये 7th रिब थी। ये 7 रिब्स जो है आपकी डायरेक्ट जुड़ी हुई है विद योर स्टर्नम। बाकी की जो 3 रिब्स है वो यहाँ पर ही जुड़ी हुई है विद द 7th रिब, और वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। और ये नीचे की जो 2 रिब्स आप देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर रिब, ये पीछे तो जुड़ी हुई है विद द थोरैसिक वर्टिब्रे, लेकिन वो आगे की तरफ जुड़ी है क्या किसी से? तो वो किसी से भी नहीं जुड़ी है, वो इसी तरीके से ओपन रहती है और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये 1st से लेकर ये 7th रिब तक के जो दिखाई दे रहा है, इसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, इसको फॉल्स रिब्स और इसको फ्लोटिंग रिब्स। अब यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि ये जो है आपकी ये 1st रिब थी, ठीक है, और यहाँ पर जो है पीछे की तरफ आपका जो है T1 रहेगा, मतलब 1st थोरैसिक वर्टिब्रे रहेगा। अब यहाँ पर क्लैविकल होता है जो कि यहाँ जाकर जुड़ता है, इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम नीचे अपेंडिकुलर स्केलेटन जब हम देखेंगे, गर्डल देखेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगी एक बोन होता है कॉल्ड एज क्लैविकल।
कौन सा बोन होता है वो क्लैविकल। तो अभी इससे पहले हमें एक बार देखना है कि जो है हमारे हाथ और पैर में कितनी बोन्स होती है, उसका अभी हम एनसीईआरटी डायग्राम पहले लगा देते हैं। इसके आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अवर अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है आपका, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है पहले आप ये समझ लो, और इसको हम क्यों अपेंडिकुलर कहते हैं और आप इसको कैसे याद रखोगे ये सब समझाना मेरा काम है, एफर्ट्स लगा के याद करना आपका काम है, ठीक है। तो दिस इज योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है इसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन ही क्यों कहते हैं? आपको याद होगा हमने आर्थ्रोपोडा जब पढ़ा था इन द एनिमल किंगडम, वहां पर हमने देखा था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मतलब क्या होता है? जॉइंट्स। जहां पर भी ये वर्ड आता है आर्थ्रो, इसका मतलब क्या होता है? जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट। और पोडा का मतलब हमने देखा था अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब इनके जो पैर होते हैं, जो हाथ पैर इनके आसपास जैसे वो रेंगते हैं, उनके जो पैर होते हैं बेसिकली वो जॉइंट होते हैं। इस तरीके से अगर आप कॉकरोच को देखोगे तो इस तरीके से जॉइंट पैर होते हैं उनके, इस तरीके से जॉइंट्स होते हैं उनके लिम्स के अंदर, उनके अपेंडेजेस के अंदर। तो अपेंडेज मतलब क्या होता है? लिम्ब। अपेंडेज का मतलब क्या होता है? लिम्ब। जॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई भी तरीके का जॉइंट जहां पर दो चीज जुड़ी हो उसे हम जॉइंट कहते हैं। तो अपेंडिक्यूलर जो है ये वर्ड कहाँ से आया? अपेंडेज से आया है। और अपेंडिक्यूलर का मतलब ही क्या है? जो आपके लिम्स के बारे में हम बात करेंगे, जो आसपास के एरिया के बारे में हम बात करेंगे। मतलब जो एक इंसान होता है उसमें यहाँ पर गर्दन होती है, इस तरीके से उसकी बॉडी बनी होती है, ये आसपास का रीजन हो गया, ये उसका बीच का हिस्सा हो गया, और यहाँ से जो है इसके पैर बने हुए होते हैं। ये इसके हाथ हो गए, ये इसके हाथ हो गए। अब मुझे बताओ इसका जो बीच का सबसे ज्यादा रीजन है, जो आसपास हाथ पैर हटा के जो रीजन बचता है वो ये रीजन होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक या फिर एक्सियल स्केलेटन। अब इसका जो हाथ का रीजन है, जहां से हाथ स्टार्ट हो रहा है मेन, उसे हम क्या कहते हैं? ये पूरा हाथ जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है, जो पैर जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है, ये पूरे रीजन को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि ये आसपास का रीजन है, बीच का मेन सेंट्रल रीजन नहीं है। जो मेन आपका एक्सियल होता है, जो मेन आपका एक्सियल स्केलेटन होता है, उसके अंदर वो नहीं आता, वो आसपास के अपेंडेजेस का पार्ट होता है, इसलिए उसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। वो आसपास का रीजन होता है, सराउंडिंग रीजन होता है, वो सेंट्रल रीजन नहीं होता। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर कहते हैं। अपेंडिकुलर के अंदर हमारे लिम्स आ जाएंगे। लिम्स कौन से आएंगे? तो ऊपर हमने बताया था दो तरीके के लिम्स आते हैं, फोर्ड लिम्स और हिंड लिम्स। इसके अलावा जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, इसके अंदर क्या देखा जाता है? सो वी सी देयर द गर्डल्स। और ये जो गर्डल्स होते हैं ये दो तरीके के मिलते हैं, पेक्टोरल गर्डल मिलता है और पेल्विक गर्डल मिलता है। अब ये गर्डल क्या होते हैं वो देखना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं अबाउट लिम्स। तो हमारे पास में मिलते हैं फोर लिम्स मिलते हैं, ये कितने हैं? 2 है। और मिलते हैं हिंड लिम्स, ठीक है। क्या मिलते हैं? हिंड लिम्स, ये भी कितने हैं? 2 है। ईच लिम्ब हैज 30 बोन्स, ठीक है। तो इन टोटल जो है कितने बोन्स हो जाएंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 120 बोन्स जो है आपके लिम्स में होते हैं इन टोटल। एक हाथ में कितने बोन हो गए? एक हाथ में पूरे कितने बोन हो गए आपके? 30 बोन्स। वैसे ही इस हाथ में, नीचे पैर में और लेफ्ट साइड के पैर में सब मिला के, चारों पैर हाथ और मिलाकर सब क्या हो जाते हैं? 120 बोन्स हो जाते हैं। बाकी बचे गर्डल्स के बोन्स, और वो सबको हम ऐड करके देखेंगे तो 206 हमारे होते हैं। ये मैं आपको लास्ट में टोटल करके समझाऊंगी। अभी देखो फोर लिम्स की अगर हम बात करें तो फोर लिम्स के अंदर आपके हैंड्स आ जाते हैं पूरे। अगर हम हैंड्स के अंदर आपका क्या आ जाएगा? आर्म्स प्लस फोर आर्म्स और जो है आपका पाम आ जाएगा, या फिर आपके जो है फिंगर्स वाला रीजन, जो पूरा जो हैंड है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। और आपके हैंड्स आ जाएंगे, ठीक है, ये पूरा रीजन आ जाएगा। तो आपके जो आर्म्स होते हैं यहाँ, ये इसको हम आर्म कहते हैं। यहाँ पर आपकी कौन सी बोन होती है? तो दैट बोन इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। ये आपकी लॉन्ग बोन है। जितनी भी लॉन्ग बोन होती है वो इसलिए उसको लॉन्ग बोला जाता है क्योंकि इस तरीके से लॉन्ग होती है, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग हो सकता है, कुछ इस तरीके की ये होती है बोन। इस तरीके से जो है इसका हेड बना होता है, गोल जैसा हेड बना होता है, सर्क्यूलर हेड होता है। ये सर्क्यूलर क्यों होता है? ताकि हम इस तरीके से पूरे राउंड मूवमेंट्स कर सके। इस तरीके से जो राउंड मूवमेंट्स हो रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द हेड, जो कि गोल होता है। ये सॉकेट के अंदर जाके जुड़ता है। किसके अंदर जुड़ता है? सॉकेट के अंदर जाके जुड़ता है। कैविटी होती है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी भी कहते हैं या फिर एक सॉकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बनने के लिए, जॉइंट फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पर एक सर्कुलर हेड होता है बोन का। ये लॉन्ग बोन होती है, ये आपके आर्म्स में मिलती है। यहाँ पर जो मिलती है आपके ह्यूमरस होती है। फिर आ जाती है नीचे, एक होती है अल्ना, दूसरी होती है रेडियस। तो रेडियस और अल्ना जो है नीचे की 2 लॉन्ग बोन्स है। ये तीनों ही क्या है? ये लॉन्ग बोन्स है, ठीक है। तो आपके जो 4 आर्म्स होते हैं इसके अंदर 2 बोन्स मिलती है, एक होती है रेडियस, दूसरी होती है अल्ना। क्लियर है? अब इसके आगे जो है आपके कार्पल्स आ जाते हैं।
कार्पल्स क्या होते हैं? कार्पल्स हम किसे कहते हैं? हम रिस्ट बोन्स को कार्पल्स कहते हैं। जो आपके रिस्ट में बोन्स मिलते हैं, एक्सरे में अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से जो है उंगलियां जो होती है, ठीक है, इधर पे ना आपको बोन्स दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम रिस्ट बोन्स कहते हैं। ये बोन्स कितनी होती है? 8 होती है। इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। ये कार्पल्स कितने हो गए इन टोटल? 8 कार्पल्स हो गए। ये बोन कितनी हो गई? यहाँ पर 3 ये बोन हो गई। ये कितने हो गए? ये 8 कार्पल हो गए। फिर आ जाते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है। कार्पल्स के बाद में क्या आ जाते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? मेटाकार्पल्स किसे कहते हैं? हम यहाँ तक के हम पहुंच चुके थे जिससे हम कहते हैं रिस्ट बोन्स। ये कितनी होती है? 8 होती है। इसके नाम नहीं याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं याद रखने हैं। ये जो बोन्स मिलती है इसे हम यहाँ के जो रीजन में लॉन्ग बोन्स मिलती है, इस तरीके से छोटी मतलब होती है, वो नॉट रियली लॉन्ग बोन, इस तरीके से वो प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। ये कितने होते हैं? 5 उंगलियों के लिए अपने अपने मेटाकार्पल्स एक एक प्रेजेंट है, तो इसलिए वो कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बोन्स कितनी मिल गई अभी तक हमें? 5 मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स और 3 जो है आपकी लॉन्ग बोन्स होती है, आर्म और फोर आर्म्स बनाती है। इसके आगे आ जाते हैं फैलेंजेस, ठीक है। अब ये जो फैलेंजेस होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली इसे हम डिजिट्स कहते हैं। इस तरीके से जो आप पार्टीशन देख रहे हो एक एक इसके अंदर, इसे हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। और इसके अंदर जो बोन प्रेजेंट होती है उसको हम फैलेंजेस कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? हम फैलेंजेस। तो हमारे पास में कितने फैलेंजेस होते हैं? तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये अगर हमने देखा तो एक फिंगर के अंदर 3 है, मतलब कि 5 फिंगर्स का अगर हम देखें तो 15 होने चाहिए, लेकिन 15 होते नहीं है। ये कितने होते हैं? ये 14 होते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे क्या प्रेजेंट है? मेटाकार्पल्स प्रेजेंट है। तो थंब का भी मेटाकार्पल होगा, तो थंब का मेटाकार्पल यहाँ तक के आया, तो जो आपका जो थंब होता है इसके अंदर एक ये मिलता है फैलेंज और एक ये फैलेंज मिलता है। तो ये कितने फैलेंजेस मिल गए? यहाँ पर 2 मिले। तो सब जगह 3 फैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो थंब होता है उसके अंदर 2 ही फैलेंजेस होते हैं, इसीलिए 15 ना होते हुए यहाँ पे 14 मिलते हैं। अगर इसे हम टोटल करें तो 14 और 5 आपके कितने हो गए? दैट इज 19, 20 और ये 30। तो ये 30 बोन्स जो है आपके एक हाथ में मिलते हैं, और दोनों हाथों को अगर आप मिलाओगे तो 60 बोन्स ऊपर। अभी हम बात करते हैं अबाउट लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर एक बार आप स्ट्रक्चर देख लो पहले। तो ये है आपका क्या? ह्यूमरस है ये, ठीक है। फिर ये जो है अंदर वाली जो बोन होती है जो साइड में जो बॉडी को फेस करती है, जो आपका एनाटॉमिकल पोजीशन है वो कैसा है? वो इस तरीके का है, ठीक है। इंसान कोई खड़ा रहेगा तो उसका हाथ ऐसा फेस करता हुआ खड़ा होना चाहिए, हाथ ऐसा होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में आपका बॉडी के साइड जो फेस किया हुआ बोन होता है उसको हम अल्ना कहते हैं। बाहर साइड जो फेस किया हुआ बोन होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। बाहर साइड जो फेस करने वाला, बाहर साइड की लाइनिंग में जो आ रहा है उसे हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपका जो हाथ है वो इस तरीके से नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो ये जो रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज इन साइड ऑफ योर बॉडी। बॉडी के साइड में प्रेजेंट है ना, यहाँ पर इसका बॉडी प्रेजेंट होगा ना, तो बॉडी के साइड में जो बोन प्रेजेंट है उसको हम अल्ना कहेंगे। और जो आपका बाहर की तरफ फेस कर रहा है, दिस पर्टिकुलर बोन इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियस। ये बाहर के साइड फेस कर रहा है, और ये वाला जो है ये बॉडी के साइड फेस कर रहा है। जो बॉडी के साइड अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम अल्ना कहते हैं, और जो लैटरली बाहर साइड प्रेजेंट होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये बोन्स हो गई। फिर उसके बाद में आपके आ जाते हैं कार्पल्स, जो कि होते हैं आपके रिस्ट बोन्स। कौन से बोन्स होते हैं? ये रिस्ट बोन्स होते हैं। फिर आते हैं मेटाकार्पल्स, ये 5 होते हैं। रिस्ट बोन्स 8 होते हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं फैलेंजेस जो 14 होते हैं। क्यों 14 होते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं अबाउट हिंड लिम्स, ठीक है, हम बात करते हैं अबाउट हिंड लिम्स। हिंड लिम्स को हम लोअर लिम्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारे लोअर लिम्ब होते हैं इसके अंदर भी ईच लिम्ब हैज कितने बोन्स? 30 बोन्स, ठीक है। अब इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखो। तो पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हमारा एक लॉन्ग बोन होता है फीमर, और वैसे ही जैसे हमने ऊपर ह्यूमरस देखा था वैसे यहाँ पे फीमर था। फिर हमने देखा था रेडियस और अल्ना, वैसे यहाँ पे टीबिया और फिब्यूला, ये 2 बोन होती है। इनके नाम याद रखने हैं, जो याद रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो सब आप लोग याद रखो, बिल्कुल रखना ही है आप लोग को, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्या? तो ये 3 लॉन्ग बोन्स हो गए। ये 3 क्या हो जाते हैं? लॉन्ग बोन्स हो जाते हैं। फाइन। ये 3 कौन से बोन्स है हमारे पास में? लॉन्ग बोन्स है। फाइन। अब इसके आगे आ जाते हैं, ठीक है, ये पहला बोन, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर आगे देखना है हमें टार्सल्स। जो टार्सल्स होते हैं ये कौन से बोन्स होते हैं? एंकल के बोन्स होते हैं। एंकल में पाए जाने वाले जो बोन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टार्सल्स कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। तो हमारा जो रिस्ट जॉइंट था, रिस्ट वाला जो रीजन था, उससे वहां पे प्रेजेंट बोन्स को हमने कार्पल्स कहा था। वैसे यहाँ का जो जॉइंट होता है दैट इज द एंकल जॉइंट, और एंकल जॉइंट पे जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम टार्सल्स कहेंगे। टार्सल्स नीचे वाली बोन्स के लिए, लोअर लिम्स के लिए जो बोन्स होते हैं उसको हम टार्सल्स कहते हैं। कार्पल्स जो हमारे हाथ के बोन्स होते हैं उनके लिए हम कार्पल वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे टार्सल्स हो गया। फिर आ जाते हैं
हैं मेटाटार्सल्स, जैसे वहां पे मेटाकार्पल्स थे वैसे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, मेटाटार्सल्स आ जाएंगे। और ये मेटाटार्सल्स कितने होंगे, हर एक फिंगर के लिए एक लॉन्ग लॉन्ग मेटाटार्सल होता है, इसीलिए ये 5 हो जाएंगे। तो आपके जो टार्सल्स होते हैं ये 7 होते हैं। ऊपर जो कार्पल्स थे वो 8 थे, लेकिन यहाँ पर जो कार्पल्स है वो जो आपके टार्सल्स है वो 7 है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है, आगे देखो मेटाटार्सल्स तक पहुंच गए। अब यहाँ पे फेलेंजेस की बात करें तो वैसे ही सेम है। यहाँ पर जो आपका जो बिग टो होता है, यहाँ पर ऊपर हम इस फिंगर के लिए इस वाले जो अंगूठा है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थंब। वैसे ही हमारा जो पैर का जो फुट में जो आपका अंगूठा होता है, जो आपका ठीक है अंगूठा होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिग टो। तो बिग टो जो होता है, ठीक है, बाकी के सारे टोज होते हैं, जैसे ये सारी फिंगर्स है वैसे बाकी सारे टोज है, लेकिन जो आपका बिग टो है उसको हम वर्ड यूज करते हैं बिग टो। तो यहाँ पे कितने फैलेंजेस होते हैं, 2 फैलेंजेस होते हैं, 3 नहीं होते। बाकी टोज के अंदर 3 फैलेंजेस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 14 फैलेंजेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे एक आप देख सकते हो सब चीज सेम है, 3 लॉन्ग बोन्स है, फिर यहाँ पर 5 मेटाटार्सल है, फिर 14 फैलेंजेस है, बराबर है। लेकिन वहां पर अगर आप देखो तो टार्सल्स कितने हैं, यहाँ पर 7 है और ऊपर जो कार्पल्स थे वो 8 थे। तो एक बोन कौन सी कम हुई है, एक यहाँ पर बोन अगर टार्सल में से कम हुई है तो यहाँ पे 30 बोन्स कैसी हो रही है, तो एक आ जाता है पटेला। पटेला जो है इसको हम नी कैप कहते हैं। नी वाला जो जॉइंट होता है, जो नी जॉइंट होता है, घुटना होता है, वहां पर ऊपर की तरफ आपको एक बोन दिखाई फील होगी, फ्लैट बोन, ठीक है। और आपने बहुत बार सुना भी होगा, जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं इसको सेफ रखने के लिए वहां पर जो है उनका वेयर होता है एक। तो यहाँ पर क्या होता है, नी कैप एक बोन होती है, उसे हम नी कैप कहते हैं, पटेला कहते हैं उसे हम, ठीक है। तो वो एक बोन वहां पर प्रेजेंट होती है नी जॉइंट पे, ठीक है, जो हमारे रेगुलेशन मूवमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। तो एक पटेला हो गया, इनको हम टोटल करेंगे तो ये भी 30 बोन्स हो जाती है। और ऐसे ही हमारे दूसरे लोअर लिम्ब में भी होता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लिम्स। आगे हम बात करें अबाउट द गर्डल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहली ये जो लॉन्ग बोन प्रेजेंट है इसको हमने फीमर कह दिया, फिर एक तो लॉन्ग बोन हो जाती है टिबिया और बाहर के साइड जो प्रेजेंट है उसको फिब्युला कह दिया। फिर ये जो एंकल जॉइंट पे प्रेजेंट 7 बोन्स होते हैं उसको हम टार्सल्स कह देते हैं, फिर इसे हम मेटाटार्सल्स कह देते हैं जो लॉन्ग बोन्स है। फिर हर एक टो के अंदर देखो, यहाँ पे डायग्राम के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 फैलेंजेस बताए हैं जबकि यहाँ पे 2 ही होने चाहिए। जो बिग टो होता है उसके अंदर 2 फैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब जगह 3 रहेंगे, तो फैलेंजेस आपके 14 हो जाते हैं। एक बोन जो एक्स्ट्रा रह गई है वो फ्लैट बोन है, पटेला। क्लियर है यहाँ तक के। आगे हम बात करेंगे अबाउट गर्डल्स, क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। अब गर्डल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना है, इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने जो है स्केलेटन के बारे में बात की थी और उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्केलेटन में हमने देखा था 206 बोन्स होते हैं और जो है इसको हम डिवाइड करते हैं एज अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। और जो एक्सियल स्केलेटन था वो हमने टोटल देख लिया था, अपेंडिकुलर स्केलेटन भी कंप्लीट हो गया था। अभी हम बात करेंगे अबाउट गर्डल्स जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। गर्डल सबसे पहले याद रखो कि किसका पार्ट है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, इट इज अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्यों अपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपका मेजर ट्रंक का जो हिस्सा है वो नहीं बनाता, ये आपके पेरिफेरल पार्ट बनाता है, बाहर के जो मूवमेंट्स के लिए पार्ट होते हैं, तो ये उसका पार्ट हो जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन का। अब इसके अंदर जो गर्डल्स होते हैं ये 2 मिलते हैं हमें, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, 2, इनका क्वांटिटी 2 नहीं है, गर्डल्स के क्वांटिटी कितने हैं, 4 गर्डल्स होते हैं, ठीक है। ये कितने गर्डल्स होते हैं, 4 होते हैं। बट अगर टाइप्स देखे तो इसके टाइप्स कितने हैं, 2 है, क्वांटिटी कितनी है, 4 है। इसके अंदर पेक्टोरल गर्डल एक हो जाता है, जो कि आपको पेक्टोरल मतलब आपका जो शोल्डर का हिस्सा है, पेक्टोरल गर्डल मतलब शोल्डर जॉइंट जिससे बना हुआ है वो आपका बनाता है पेक्टोरल गर्डल। दूसरा आ जाता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है ये आपका कौन सा वाला पार्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपका हिप जॉइंट बना है, ये किससे बना है, दैट इज मेड अप ऑफ पेल्विक गर्डल, ठीक है। अब ये शोल्डर जॉइंट्स कितने हमारे पास, 2 है, हिप जॉइंट कितने हैं, 2 है, फाइन। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है गर्डल्स की क्वांटिटी कितनी हमारी बॉडी में है, 4 गर्डल्स मिलते हैं। कितने टाइप के मिलते हैं, 2 मिलते हैं। पेक्टोरल गर्डल किन बोन से बना हुआ है, दोनों बेसिकली बोन्स के बने हुए होते हैं, बट ये कौन से बोन से बना हुआ है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है एक पेक्टोरल गर्डल के अंदर मतलब एक शोल्डर जॉइंट के अंदर आपको 2 बोन्स मिलते हैं और वो 2 बोन्स कौन से हैं, मेड अप ऑफ स्कैपुला, ये एक बोन है, और दूसरा बोन होता है क्लैविकल, ठीक है। ये दोनों एक अलग अलग बोन्स के अंदर आते हैं। और हिप जॉइंट के अंदर आपका एक ही टाइप का बोन होता है, दैट इज योर हिप बोन, ठीक है, हिप बोन से बना होता है। अब ये हिप बोन खुद में एक कॉम्प्लिकेट बोन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोन है जो 3 बोन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 बोन्स,
ठीक है, तो कौन सी है वो? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, तो ये 3 बोन्स होती है जो कि आपका क्या बनाती है? हिप बोन बनाती है। हिप बोन को ही हम कॉक्सियल बोन कहते हैं। कॉक्सियल मतलब हिप रिलेटेड, जो लास्ट टेल रिलेटेड होता है उसके लिए हम कॉक्सियल वर्ड यूज करते हैं, हिप रिलेटेड, उसी को हम कॉक्सियल बोन कहते हैं। और इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है, ये 3 बोन मिला के आपका हिप बोन बनाती है। क्लियर है? अब ये जो है ये 2 है, मतलब एक जॉइंट में आपको कितने बोन्स मिलते हैं? 2 बोन्स मिलते हैं। तो मतलब इन टोटल यहाँ पे कितने बोन्स हो गए? 4 बोन्स यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि एक पेक्टोरल गर्डल में आपको कितने मिलते हैं? 2 बोन्स मिलते हैं, लेकिन एक पेल्विक गर्डल के अंदर एक ही बोन मिलता है। एक साइड का पेल्विक गर्डल में एक ही बोन मिलता है। इसी एक बोन कौन सा है? वो हिप बोन है। ठीक है, जो मेन जो बोन का नाम है दैट इज हिप बोन। और इन टोटल कितनी बोन्स हो जाती है? ये पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स हो जाती है। तो यहाँ पे ये कितनी बोन हो गई? 6 बोन्स जो है आपकी किसमें इन्वॉल्व है? 6 बोन्स आर इन्वॉल्व। 6 बोन्स आर इन्वॉल्व इन गर्डल्स। कितनी बोन्स होती है? आर इन्वॉल्व इन गर्डल्स। कितनी बोन्स होती है? वो 6 होती है। ऊपर की 4, ठीक है, एक स्कैपुला, एक क्लैविकल, पर शोल्डर जॉइंट और पर पेक्टोरल गर्डल, और नीचे की तरफ जो है आपको 2 बोन्स मिलती है, इसीलिए 6 बोन आपके गर्डल्स के अंदर जाती है। ठीक है, और जो हिप बोन होती है ये खुद में कॉम्प्लेक्स बोन है। कितने बोन से बनी हुई होती है? 3 बोन्स। व्हाट आर दोस? तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि इलियम ये जो वर्ड है ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे, या फिर जहाँ कहीं पर भी डाइजेशन के बारे में रिलेटेड बात होती है, वहां पर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़ते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक इलियम एक पार्ट आता है। ठीक है, डिओडेनम के बाद में क्या आता है? इलियम आता है। तो ये इलियम जो रहता है बेसिकली ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पर भी वर्ड इलियम आ रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपको मीनिंग अगर आपको जो है ऑप्शन में थोड़ा सा ये करने के लिए डाला जा सकता है। ठीक है, इलियम इज नॉट इस्चियम। इलियम इज नॉट इस्चियम, दोनों अलग है। ठीक है, इलियम सही है और जो इलियम, ये वाला इलियम है ये गलत है। ये जो इलियम है इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला इलियम जो है, आई वाला जो इलियम है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर हिप बोन। तो ये दोनों वर्ड में डिफरेंस आपको याद रखना है। इस्चियम एक बोन है और प्यूबिस एक बोन है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है हम एक एक बोन के बारे में देखते हैं। तो आपका जो गर्डल होता है इट इज मेड अप ऑफ 2 इक्वल हाफ्स। फाइन, तो जो गर्डल्स होते हैं ये 2 हाफ से बने हुए होते हैं। कितने हाफ होते हैं इसके अंदर? 2 हाफ होते हैं। ठीक है, गर्डल्स के अंदर 2 हाफ्स होते हैं। अगर हम पेक्टोरल की बात करें तो पेक्टोरल के अंदर हमें जो है एक हाफ जो रहता है, एक हाफ इट इज मेड अप ऑफ द स्कैपुला एंड द क्लैविकल। स्कैपुला के बारे में बात करें तो स्कैपुला कैसा बोन है? ट्रायंगुलर बोन है। ट्रायंगुलर और फ्लैट होती है ये बोन। कैसी बोन है ये? ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ बैक और पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बैक साइड में प्रेजेंट है, ये हमारे बैक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर होती है। अब दूसरी चीज कि इसके पास में अगर हम स्कैपुला के डॉर्सल में देखें, ठीक है, डॉर्सल टू स्कैपुला, डॉर्सल पार्ट ऑफ स्कैपुला या फिर डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला, जो डॉर्सल सरफेस होता है, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला हैज व्हाट? इसके डॉर्सल सरफेस पर होता है एक प्रोमिनेंट एक पूरा पार्ट होता है। जैसे कि अगर हम इस तरीके से बनाए तो यहाँ पर एक प्रोमिनेंट पार्ट बनता हुआ जाता है जो कि आगे जाके एक पूरा क्या बनाता है? एक ऐसा लॉन्ग प्रोसेस बनाता है। तो इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और यहाँ पर जो बाहर की तरफ आया है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ये मैंने रफ में बना के बताया। डॉर्सल पार्ट ऑफ स्कैपुला, इसके अंदर एक प्रोमिनेंट मतलब एकदम प्रॉपर्ली दिख के आता है, जो ऊपर की तरफ एकदम दिख के आने वाला जो पार्ट होता है, प्रोमिनेंट रिज होती है। इस रिज को हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, उस रिज को हम क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। और इसी के एंड में, ठीक है, एंड ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, क्या होता है? वहां पर एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है। लास्ट में क्या मिलता है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है ये एक इस तरीके का जो बना हुआ मैंने बताया, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है ये क्या करता है? ठीक है, जो क्लैविकल होता है, ठीक है, जॉइंट्स विद द क्लैविकल, जॉइंट्स give attachment to clavicle, it gives attachment to clavicle।
मतलब कि क्लैविकल जो रहता है, जो क्लैविकल एक बोन है, एक लॉन्ग बोन होती है। क्लैविकल कैसी बोन होती है, जो यहाँ इस तरीके से जो नेक का रीजन है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट एक बोन होती है, यहाँ से भी इस तरीके से प्रेजेंट एक बोन होती है, जो हमें फील भी हो सकती है, जो कि हमारे यहाँ पे मेन्यूब्रम पे जाके ठीक है मिलती है। और ये हमारा जो पूरा नीचे का जिफॉइड प्रोसेस है, ये हमारे स्टर्नम पर जाकर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक जो पार्टीशन, यहाँ का जो पार्ट है, ये जिधर जुड़ा है दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस, और ये जिधर जुड़ा है दैट इज स्टर्नम। ये समझ में आ गया आपका जो क्लैविकल होता है ये किस तरीके से जुड़ा होता है। अब ये जो है यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा है। अब दूसरी बोन हो जाती है क्लैविकल। ठीक है, अगर क्लैविकल के बारे में देखें तो व्हाट इज क्लैविकल, इट इज अ कर्व्ड बोन। कैसी बोन है ये, कर्व्ड बोन है। जिस तरीके से हमारा रिब होता है उसी तरीके के मतलब कर्व्ड एक टाइप की होती है, ये इस तरीके से जाती हुई बोन दिखाई देती है। ठीक है, दिस इज क्लैविकल। और ये यहाँ जो है, ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारे स्टर्नम पर जुड़ता है, और ये वाला पार्ट जॉइंट्स टू स्टर्नम and this part joins with acromion process या फिर scapula। ठीक है, एक्रोमियन से जाके जुड़ता है, एक्रोमियन कहते हो उसको या फिर एक्रोमियन प्रोसेस कह दो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये क्लैविकल एक बोन हो गई, ये दोनों मिला के हमारा क्या बनाते हैं, जिसको हम क्लैविकल को ही हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन। इसको हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर बोन। या तो फिर इसी को हम क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन भी पहले कहा जाता था, ब्यूटी बोन कहा जाता था इसे। ठीक है, तो ये हमारे दो बोन्स हो जाते हैं जो पेल्विक गर्डल बनाते हैं। अब ये जो दो बोन होते हैं, इसके अंदर अगर एक्रोमियन की बात करें तो बिलो एक्रोमियन प्रोसेस, बिलो एक्रोमियन क्या मिलता है, एक कैविटी मिलती है। बिलो एक्रोमियन, अ कैविटी इज सीन। ये जो कैविटी होती है, मतलब इस तरीके से जो एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप इस तरीके की कैविटी बनी हुई देखोगे। ठीक है, तो ये जो कैविटी बनी है, दिस इज अ कैविटी ओवर हियर। ये जो कैविटी बनी है, अ कैविटी इज प्रेजेंट, कैविटी प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट के लिए मैं ऐसा बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। तो ये कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, ग्लीनॉइड कैविटी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज, ग्लीनॉइड कैविटी कहते हैं। ठीक है, और ये ग्लीनॉइड कैविटी जो होता है ये एक सॉकेट होता है, एक सॉकेट की तरह होता है ये, जिसके अंदर जो हमारा ह्यूमरस लॉन्ग बोन होती है उसका हेड जाके मिलता है। क्योंकि हमने ह्यूमरस का शक्ल देखा, ये ह्यूमरस का हेड होता है जो कि कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है। तो इस तरीके से इसको कैविटी वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो फिट हो जाएगा और वो प्रॉपर मूवमेंट कर पाएगा। तो यहाँ से हमारे जो मूवमेंट होते हैं सर्क्यूलर मोशन में, इस तरीके से हम सारे मूवमेंट कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज कैसा ये मूवमेंट क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो हेड है बेसिकली वो इस तरीके से कैविटी में जाके जुड़ गया है, और ये अभी इसके अंदर पूरा मूव हो सकता है। तो कैविटी क्या काम कर रही है, वहां पर उसको अटैचमेंट का काम कर रही है, ताकि वो ऊपर नीचे कहीं पर डिस्प्लेस ना हो जाए। ठीक है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट से बचाने के लिए और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और मूवमेंट भी प्रोवाइड हो, इसीलिए ये कैविटी बनी होती है। इसको हम ग्लीनॉइड कैविटी कहते हैं। ह्यूमरस का हेड जो रहता है, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिक्यूलेट्स मतलब जाके वो जुड़ता है वहां पर, आर्टिक्यूलेट्स विथ ग्लीनॉइड कैविटी। ठीक है, आर्टिक्यूलेट कर रहा है इसके साथ में, ग्लीनॉइड कैविटी के साथ में। ठीक है, वो उसके अंदर जाके फिट हो जाता है, और इस तरीके से हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। अब आगे हम बात करते हैं अबाउट पेल्विक जॉइंट। अब जो पेल्विक जॉइंट होता है ये किससे बनता है, दो बोन से बनता है। दैट टू बोन्स आर व्हाट, एक बोन से बनता है हिप बोन। कितनी बोन होगी इन टोटल, दो पेल्विक गर्डल है हमारे पास, दो बोन होगी। पेल्विक गर्डल जो है, पेल्विक गर्डल, इसके अंदर हमें दो बोन्स मिलती है, एक बोन मिलती है। कौन सी बोन से बना है ये, हिप बोन से बना हुआ है। हिप बोन खुद में कितनी बोन से बना है, मेड अप ऑफ थ्री बोन्स, जो कि है हमारा इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, ये तीनों का जो पार्ट कॉमन वाला पार्ट होता है, वहां पर एक कैविटी बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और इन तीनों का जो कॉमन पार्ट होता है, इनका तीनों का जो कॉमन पार्ट होता है, उसके वहां पर एक कैविटी बनी होती है, कैविटी मेड बाय थ्री बोन्स। ठीक है, और ये तीन जो कैविटी बनी है उसको हम क्या कहते हैं, एसेटाब्यूलम कहते हैं। और ये जो है तीनों बोन से मिलकर यहाँ पर इस तरीके से बनता है। तो कुछ पार्ट इसका होता है, कुछ पार्ट इसका होता है, और ये इस तरीके से जो है पूरा ये बनाता है। जैसे कि अगर ये हिस्सा है तो ये हिस्सा जो है इस तरीके से इस बोन का होगा, एक इस पार्ट का होगा और एक इस पार्ट का होगा, और ये पूरा कैविटी जो है तीन बोन से मिलकर बनती है। और इसके अंदर जो है क्या फिट होता है, द फीमर हेड इसके अंदर जाके फिट होता है। फीमर जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन होता है, फिट्स इनसाइड एसेटाब्यूलम। क्लियर है यहाँ तक, एसेटाब्यूलम के अंदर फीमर जाके जुड़ेगा और वो क्या बनाएगा, हिप जॉइंट बनाएगा, मेक्स हिप जॉइंट। क्लियर है, तो हिप जॉइंट किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ
इट इज मेड अप ऑफ फीमर एंड हिप बोन, कॉक्सियल बोन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिब्रे की बात की है हमने बात कर ली थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो है गर्डल बनाता है। दिस गर्डल इज मेड अप ऑफ दिस क्लैविकल, और पीछे की तरफ जो ट्रायंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा है जो इस रिब्स के पीछे प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। और ये स्कैपुला के जो ऊपर इस तरीके का ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन राइट हियर, इट इज कॉल्ड एज एक्रोमियन। और ये जो क्लैविकल है इसका ये वाला पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ का जो पार्ट रहेगा ये जो लाइन बनी है ये किसकी बनी है, ये इस तरीके से जो है ये स्टर्नम की बनी है, तो ये स्टर्नम पे जाके जुड़ा है। क्लियर है। और ये जो है हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस का हेड जो है यहाँ की कैविटी से जुड़ा है, और कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। अगर हम पेल्विक की बात करें तो ये 3 बोन से बना हुआ है। ये जो है आपका इलियम होता है, ये जो है ये हमारा इस्चियम होता है, और जो आगे की तरफ आया हुआ है, आगे की तरफ अगर आप लोअर पार्ट पे देखोगे एकदम एंटीरियर में आपके एकदम फ्रंट वाले साइड में, तो वहां पर एक बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हमें फील होता है वहां पर पूरा बोन होता है ये। ठीक है, यहाँ पर पूरा बोनी स्ट्रक्चर फील होता है। तो ये बोन किससे बना होता है, प्यूबिस से बना होता है, दैट इज द प्यूबिस। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं इसको हम पेल्विक ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, पेल्विक पार्ट या फिर पेल्विक ऑर्गन कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे एसिटाब्यूलम बना है, ठीक है, ये जो हम इसका साइड व्यू देख सकते हैं क्योंकि ये इधर फेस कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से जाकर अगर देखेंगे तो हमें इस तरीके का गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसके अंदर क्या जाके मिल जाता है, तो दिस इज योर फीमर, और फीमर का हेड इसके अंदर जाके जुड़ जाता है। तो मतलब आपका जो फीमर होता है, हेड ऑफ फीमर किससे जुड़ता है, एसिटाब्यूलम से जुड़ता है। क्लियर है। और वैसे ही ये एक पार्ट का बोन हो गया, दिस इज 1 बोन। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ 3 अदर बोन, सब पार्ट्स उसके 3 है लेकिन वो पूरा मिला के एक ही बोन होता है। पेल्विक के अदर साइड देखोगे तो ऐसी एक और एक कॉक्सियल बोन होती है, और यहाँ पर एसिटाब्यूलम होगा जहां पर से जो है उसका क्या जुड़ा होगा, इसका ऑफकोर्स क्या जुड़ा हुआ होगा, अपना फीमर जुड़ा होगा। ठीक है, तो फीमर का हेड जुड़ा होता है जो कि आपका हिप जॉइंट बनाता है। दिस वाज अबाउट गर्डल्स। अभी हम आगे बात करेंगे अबाउट आगे आपको जॉइंट्स के बारे में बात की गई है। तो गर्डल्स क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो गर्डल्स होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। और ये क्या करते हैं, फंक्शन क्या है इनका, ये एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं। ठीक है, एक्सियल ठीक है, मेक एक्ट एज अ ब्रिज या फिर जॉइंट्स द अपेंडिकुलर स्केलेटन, एपीपी लिख रही हूं मैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन विथ एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन से मिलाने वाले जो पार्ट होते हैं उसको हम गर्डल्स कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो दोनों को जोड़ना उसको, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन का जो है लिम्स है हमारे, उसके लिए जॉइंट्स प्रोवाइड करना, एंड ऑल्सो द मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए गर्डल्स होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन के लिए और मूवमेंट्स के लिए। आगे हम बात करेंगे अबाउट जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी में अगर देखे जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अभी जॉइंट्स जो होते हैं इसका काम क्या होता है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो होते हैं बोन्स के, बोन टू बोन, बोन और बोन के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स जो होते हैं ये 3 मेजर टाइप्स के मिलते हैं। एक होता है आपका फाइब्रस, जो किस चीज से बना है, जो कार्टिलेज जो है वो जो जॉइंट है वो किससे बना है, तो फाइब्रस जॉइंट। तो एक हो जाता है फाइब्रस जॉइंट। ये हम 3 टाइप्स किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर जो कनेक्टिंग टिश्यू है या फिर इसके अंदर का बीच का जो पोर्शन है जो 2 बोन को कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्टिव टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्ट्रक्चरल बेसिस। ठीक है, एज पर योर एनसीईआरटी इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस कहते हैं। किस स्ट्रक्चर पर ये इसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर देखे जाते हैं, उस बेसिस पर अगर हम देखें तो एक होता है फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, और तीसरा हो जाता है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। इसके बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हमने इसे 3 टाइप में डिवाइड किया है। अब फाइब्रस जो होता है इसके अंदर जो 2 बोन्स होते हैं उसको जोड़ने का जो पार्ट होता है वहां पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब जहां पर भी ये वर्ड फाइब्रस आ जाए आप समझ जाओ कि वो हार्ड होगा, उसका मूवमेंट नहीं होगा। फाइब्रस है मतलब नो मूवमेंट। फाइब्रस जहां कहीं पर भी फाइब्रस बढ़ रहा है, फाइब्रस नेचर बढ़ रहा है, मतलब वहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है या फिर डिफिकल्ट मूवमेंट्स है। तो इस तरीके से 2 बोन्स के बीच में होता है। और क्या बनाता है ये, इट मेक्स सूचर्स। ये क्या बनाता है, सूचर्स बनाता है, मेक सूचर्स इन बिटवीन 2 बोन्स, 2 बोन्स के बीच में ये क्या बना रहा है, सूचर बना रहा है। तो इस तरीके से एक बोन रहती है और दूसरी बोन जो रहेगी वो इधर से इस तरीके से उसको कवर करेगी, और ये दोनों बोन जाके जुड़ जाएगी। तो इसको जोड़ने वाला जो मटेरियल रहता है बीच का, इस मटेरियल को हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये 2 बोन को जोड़कर रखता है, और यहाँ पर जो है मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाइब्रस टिश्यू
कैसा नहीं होता, बेंडेबल नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो वहां पर जो है मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्लियर है यहाँ तक के कि मूवमेंट वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। फाइन, तो ये कब हम देखते हैं, ये हम जो है हमारे ऐसे दो बोन्स जो कि कनेक्टेड हो रहे हैं, जो कनेक्टेड तो है विद द हेल्प ऑफ एनी टिश्यू, लेकिन वहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां पर हम क्या देखते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं, और उस टाइप के जॉइंट को हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। राइट, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्रेनियल बोन्स। जो क्रेनियल बोन्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये क्या बनाती है, क्रेनियम बनाती है, फॉर्म्स द क्रेनियम, जो आपका ब्रेन को कवर कर रहा है। ठीक है, ये सब हमने बात की है अभी जस्ट ऊपर। तो क्रेनियम किससे बना हुआ है, यहाँ पर जो पूरा ये जो स्कल मिल रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है टेम्पोरल बोन के साथ में सूचर्स बने हुए हैं, ये फ्रंटल है तो यहाँ पर फ्रंटल के साथ में सूचर्स बने हुए हैं, इस तरीके से देखा जाता है, एंड दैट मेक्स द फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, आगे बात करते हैं अबाउट कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये एक कौन सा है, फाइब्रस जॉइंट के बारे में बात कर ली हमने। फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस जॉइंट जो होता है, इनके अंदर जो है दो बोन्स के बीच में फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा होगा, उस बेसिस पर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन उसका कैसा होगा, उस बेसिस पर हम जो है जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट की अगर बात करें तो इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं। थर्ड जॉइंट वाज द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट ये एक अलग है, और कार्टिलेजिनस जॉइंट एक अलग है। इसमें जो सेकंड वाला है दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये कहाँ मिलता है, जहाँ पर बोन्स के अंदर, बोन्स के बीच में, बोन्स इन बिटवीन बोन्स कार्टिलेज इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज जहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट होता है, दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ये जो मूवमेंट है, ये कैसा मूवमेंट शो करता है, ये कुछ ऐसा लिमिटेड मूवमेंट शो कर सकता है, लिमिटेड मूवमेंट्स है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लिमिटेड मूवमेंट्स अलाउज लिमिटेड मूवमेंट्स। और दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनके बीच में कार्टिलेज होता है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रेस। एडजेसेंट मतलब एक के एडजेसेंट में जो वर्टिब्रेस होते हैं उसे हम मतलब वर्टिब्रल कॉलम अगर आप कह दो पूरा, तो वर्टिब्रेस के बीच में क्या मिलता है, वर्टिब्रेस के बीच में जो मिलता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन वर्टिब्रे, इसका ये जो है क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है। यहाँ पर दूसरा वर्टिब्रे है, इसका स्पाइनस प्रोसेस नीचे जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन राइट हियर, इनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि ये इसीलिए प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज जैसे हमें पता है प्लाएबल होता है, और इसका मैट्रिक्स जो होता है ये प्लाएबिलिटी फैसिलिटेट करता है, उसका प्लाएबिलिटी बढ़ाता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, टफ नहीं होता है, तो कार्टिलेज मूवमेंट अलाउ करता है। इसलिए जो है पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है एक सिंगल बोन का ना बनकर कैसा बनाया है, नेचर ने उसे पीसेस में बनाया है, अलग अलग वर्टिब्रे बनाए हैं, और इनके बीच में इस तरीके के कार्टिलेजेस रखे हैं, कार्टिलेज के स्ट्रक्चर्स रखे हैं जो मूवमेंट अलाउ करें। तो हमारा जो मूवमेंट होता है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से मूवमेंट देखा जाता है, वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि दो वर्टिब्रे के बीच में, ये और ये वर्टिब्रे के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये वर्टिब्रे है और ये वर्टिब्रे है, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। ये कैसा मूवमेंट शो करता है, लिमिटेड मूवमेंट्स है। लाइक फॉर एग्जांपल आप पूरा बेंड हो सकते हो और पूरा जो है पीछे साइड बेंड होने का ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो कंप्लीट मूवमेंट नहीं है। ठीक है, आप सब जगह से बेंड नहीं हो सकते हो। जैसे जो मूवेबिलिटी होती है वो आप यहाँ से या फिर कहीं से भी, कोई भी रीजन से आप पूरा नहीं बैंड हो सकते। यहाँ का जो आपका जो एब्डोमेन, जो वेस्ट का रीजन होता है, वहाँ से ही आप मूव कर सकते हो, वहाँ से ही आप बैंड हो सकते हो। आप सब जगह से बैंड नहीं हो सकते, इसलिए लिमिटेड है, मूवमेंट्स है। फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस जॉइंट में मूवमेंट्स नहीं थे, बट यहाँ पर मूवमेंट्स है, बट कैसे है, लिमिटेड मूवमेंट्स है। क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो है हमने एक देख लिया कार्टिलेजिनस। अब बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसमें क्या देखा जाता है कि जो बोन्स होती है, ठीक है, इन बिटवीन बोन्स क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। साइनोवियल फ्लूइड वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है। अभी सपोज करते हैं यहाँ पर जो है आपका क्या है, एक पूरा दिस इज योर फीमर का लोअर पार्ट जो होता है, ठीक है, ये फीमर का क्या है, लोअर पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से जो है फीमर का क्या बना हुआ है, लोअर पार्ट बना हुआ है, और ये कुछ इसी तरीके का देखा जाता है। और इसके नीचे जो है ना, यहाँ से टीबिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये टीबिया प्रेजेंट है, और यहाँ पर साइड में क्या प्रेजेंट होती है, लॉन्ग बोन एक प्रेजेंट होती है, कॉल्ड एज व्हाट, योर फिब्यूला। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फिब्यूला प्रेजेंट है, और ये क्या है, टीबिया है।
ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा रफ स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं उसे। इस तरीके के जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मेनिस्कस प्रेजेंट होता है। ये मैं कौन सा जॉइंट बना रही हूँ आप लोग इसको डिसाइड करो। ये फीमर है। फीमर आपके जो पूरा लेग है, लोअर लिम्ब है, उसका सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। तो जो ऊपर बोन है जो हिप जॉइंट से बना हुआ जुड़ा हुआ होता है, दैट इज योर फीमर बोन। और ये फीमर है, ऊपर साइड वाला बोन है ये, ठीक है। ये टीबिया है जो कि नीचे साइड प्रेजेंट होता है और उसके बाजू में फिबुला प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है, इस तरीके का कोई कैविटी बनता है, दिस पर्टिकुलर कैविटी लाइक दिस, ठीक है। ये क्या करती है, इसे पूरा इनक्लोज करती है। ये पूरा इसे इनक्लोज कर रही है, पूरा कवर करके रखी है, ठीक है। अब ये जो है ना एक तरीके का मेम्ब्रेन जैसा बना हुआ है, शॉर्ट एकदम पतला सा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच में देखा जाता है एक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। विच फ्लूइड डू वी कॉल इट एज साइनोवियल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इनके बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो मतलब कि ये जो पूरा जॉइंट है ये ऊपर से भी कवर होता है विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन कैविटी, और वहां पे वो कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड जो रहता है हमारे हर जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहां पर भी कई बड़े जॉइंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है आपका साइनोवियल जॉइंट, ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, जो आपका नी जॉइंट हो जाता है। देन यू हैव योर हिप जॉइंट, तो जहाँ कहीं पर भी, ठीक है। और फिर आपके जो है आपका शोल्डर जॉइंट आ जाता है, शोल्डर जॉइंट आ जाता है। यहाँ पर स्मॉल ऐसे बर्से और साइनोवियल कैविटीज होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और ये फ्लूइड जो होता है मूवमेंट अलाउ करता है। तो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इनका जो नरिशमेंट होता है, हेल्प्स इन नरिशमेंट, ठीक है, लुब्रिकेशन एंड ईज इन मूवेबिलिटी या फिर इन मूवमेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है, ईज इन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। आप खुद ही ये चीज इमेजिन करो, एक दो चीजें हैं, दो बोन्स है, ठीक है। अगर इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है तो ये सही से मूव कर पाएंगे, सही से ठीक है बेंड हो पाएंगे, या फिर अगर कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है तो ये सही से बेंड हो पाएंगे। ये दो एग्जाम्पल्स आप खुद से इमेजिन करो, आपको समझ में आएगा कि साइनोवियल फ्लूइड का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो जहां कहीं भी साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहां पर जो भी मूवमेंट्स है वो एक्स्ट्रा ईज के साथ में चल सकते हैं, एक्स्ट्रा इजीली चल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये साइनोवियल फ्लूइड का ये काम होता है। और जिन भी जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सब जॉइंट्स में साइनोवियल नहीं प्रेजेंट होता, जिन भी जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है ऐसे जॉइंट्स को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये सारे एग्जांपल्स है इसके, ठीक है, ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। अब इतना हो जाता है। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम ठीक है स्ट्रक्चरल बेसिस पर या फिर उसके स्ट्रक्चरल बेसिस या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ऑफ मूवमेंट, कितना मूवमेंट, कितने एक्सटेंड का मूवमेंट वो शो कर सकता है, उस बेसिस पर हम देखते हैं। तो आपको 5 टाइप्स बताया है यहाँ पर लगभग, ठीक है, जिसके अंदर से जो है एक है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा है इसे, ठीक है, स्ट्रक्चर है ये। और दूसरा वो जिस तरीके का जो मूवमेंट शो करता है, जो मैंने बताया आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर क्या आ जाता है, ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो आपका हिप जॉइंट है, ठीक है, हिप जॉइंट है, ये आपका क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो आपका शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। इसके अंदर से बॉल की तरह कौन रोल प्ले कर रहा है, जो भी आपका लॉन्ग बोन है उसका हेड जो होता है वो बॉल की तरह एक्ट कर रहा है, और सॉकेट मतलब कोई भी इस तरीके का गोल सॉकेट होता है उसके अंदर बॉल जाके फिट हो जाता है। तो जो सॉकेट है दैट इज नथिंग बट द कैविटी और द जो सॉकेट, जो ग्लिनॉइड कैविटी और जो आपका एसिटाब्यूलम है वो सॉकेट बना रहा है। तो इस तरीके का सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना है, और यहाँ पर जाकर क्या बैठ गया है, हेड ऑफ फीमर और हेड ऑफ ह्यूमरस बैठा है, और उस वजह से वो जो मूवमेंट होता है ये पूरा गोल मूवमेंट शो कर सकता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो इसको आप पूरा मूव कर सकते हो गोल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट बॉल एंड सॉकेट, हो गया। एक होता है हिंज जॉइंट। अब ये हिंज जॉइंट कौन सा होता है और ये कहाँ देखा जाता है, तो आपके नी जॉइंट और कौन से हो जाते हैं, ये नी जॉइंट है, एंड यू हैव योर एल्बो जॉइंट। ये जो है आपके कौन से जॉइंट हो जाते हैं, दीज कम अंडर व्हाट, योर हिंज जॉइंट। अब ये हिंज आपने देखा होगा, ये हिंजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो डोर होता है, ठीक है, ये डोर है कोई, और यहाँ पर इसका क्या है, ये इसका वॉल है।
तो आप देखो ये जो है ये यहाँ तक एक एक्सटेंड तक के बंद हो सकता है, ये वापस पीछे की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि हिंजेस यहाँ पर पीछे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हिंजेस लगे होते हैं, दैट्स वाई उसका जो मूवमेंट है, आपके डोर को आप जाके चेक करो, उसका जो हिंजेस प्रेजेंट होते हैं उस वजह से वो एक साइड पूरा मूव कर सकता है, दूसरे साइड कभी मूव नहीं कर पाता है। तो वैसा ही कुछ हमारा जो है एल्बो और नीज के अंदर देखा जाता है, हम एक साइड तो पूरा बेंड कर सकते हैं हमारे नीज और एल्बो को, बट दूसरे साइड नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एज हिंज जॉइंट, ठीक है। फिर एक आ जाता है पाइवेट जॉइंट। नाउ व्हाट इज पाइवेट जॉइंट? पाइवेट कब कहा जाता है? पाइवेट का मतलब ही ऐसा होता है कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अराउंड में कोई चीज गोल गोल घूम रही हो, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पाइवेट कहते हैं। अब ये कहाँ देखा जाता है? एटलास और एक्सिस में देखा जाता है, ठीक है, एटलास एक्सिस जहां पर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज दिस? ये आपके नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक रीजन में तो हमने देखा था जो सर्वाइकल वर्टिब्रेज होते हैं ये 7 होते हैं, सबसे पहला जो होता है उसको हम एटलास कहते हैं, इस तरीके का सबसे पतला सा वो कुछ ठीक है वर्टिब्रे देखा जाता है, और इसके बीचों बीच इस तरीके से जाता हुआ सेकंड वर्टिब्रे होता है। ये मैं बहुत रफ डायग्राम बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये सेकंड वर्टिब्रे है, आप इमेजिन करो दिस इज सेकंड वर्टिब्रे। कौन सा वाला? सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे 1 है। इधर पर जो है इसके अराउंड आपको जो नेक मूव कर सकते हो, आप पूरा रोटेट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल बिकॉज आपका जो फर्स्ट वाला वर्टिब्रे है ये इधर कहीं इस जो लॉन्ग पाइवेट यहाँ पर बना है इसके ऊपर से ये इसके अराउंड फंसा हुआ है, ट्रैप है, और इसीलिए आप इसको जो है पूरा इसके अराउंड मूव कर सकते हो, राउंड मूव कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई दिस इज योर सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2। इसे हम एक्सिस कहते हैं, इसीलिए हम इसे एक्सिस कहते हैं, और इसे हम एटलास कहते हैं। क्लियर है? और ये जो मूवमेंट इस तरीके का देखा जाता है, ऐसे जॉइंट को हम पाइवेट जॉइंट कहते हैं। देन फोर्थ कम्स, ठीक है, एक ये हो गया पाइवेट जॉइंट हो गया, एंड देन यू हैव ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? जहां कहीं पर भी आप देख रहे हो कोई चीज स्लाइड हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइड कहते हैं। तो जहां पर भी कहीं पर स्लाइडिंग वाली चीज दिखाई देती है उसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और एक आ जाता है आपका सैडल जॉइंट। तो अभी सबसे पहले आप ये समझ लो ग्लाइडिंग कहाँ देखा जा रहा है, तो ये आपके रिस्ट जॉइंट्स पे देखा जाता है। रिस्ट के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट है, जो आपके रिस्ट के बोन्स थे जिसको हम क्या कहते हैं? कार्पल्स, ठीक है। तो कार्पल्स के बीच में देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। वहां पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि सेम सर्फेस प्रेजेंट होता है, जैसा सर्फेस इधर है वैसी सर्फेस यहाँ पर रहता है, बट वो कैसा रहता है कि वो जो है एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं, इस तरीके से रब हो सकते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। फिफ्थ आ जाता है आपका सैडल जॉइंट, ठीक है। अब ये सैडल जॉइंट कैसा होता है? तो आपने देखा होगा जो हॉर्सेस होते हैं उनके ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, कुछ इस तरीके का बैठने का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, इसे हम कहते हैं सैडल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सैडल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सैडल कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ देखा जाता है? तो हमारे जो कार्पल्स के बोन्स है, ठीक है, कार्पल्स का जो बोन है जो इन कॉन्टैक्ट है विद द मेटाकार्पल, ये हमारे मेटाकार्पल्स है और ये हमारे यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ के जो बोन्स इसके साथ में कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में जो जॉइंट देखा जाता है इन बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, ये जॉइंट देखा जाता है और इसे हम कहते हैं सैडल जॉइंट। सैडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो होता है रेसिप्रोकली कॉन्वेक्स और कॉन्केव होता है। मतलब अगर कोई एक बोन है जो इस तरीके की प्रेजेंट है, जो दूसरी बोन होगी वो भी इस तरीके की, मतलब देखो इस तरीके से प्रेजेंट होगी, समझ रहे हो? तो एक रीजन जहाँ पे यहाँ पर कैसा था, ये कॉन्वेक्स था और यहाँ पर से ये कॉन्केव था, तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स के अपोजिट में यहाँ पर कॉन्केव एरिया प्रेजेंट है और यहाँ पर कैसा एरिया प्रेजेंट है? कॉन्वेक्स एरिया प्रेजेंट है। तो ये रेसिप्रोकली क्या होता है? कॉन्वेक्स और कॉन्केव इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं जाके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है अगर ये कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसी के पास में मैं क्या बना दूं? दूसरा एक ठीक है, इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर बना दूं, तो ये अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों ही सेम टाइप के हैं, एक दोनों ही कॉन्वेक्स नेचर के हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई ऐसा स्ट्रक्चर ला के रख दूं जो ऐसा फेस कर रहा है, ठीक है, दिस इज वन स्ट्रक्चर, दिस इज वन स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये दोनों फिक्स हो रहा है, राइट, ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इसी को हम क्या कहेंगे? काइंड ऑफ सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के अंदर क्या होता है कि आपके जो ये जो रीजन प्रेजेंट है, एक जगह ये कॉन्वेक्स है, एक जगह ये कॉन्केव है, और उसी के अपोजिट में एक जगह कॉन्केव प्रेजेंट है और कॉन्वेक्स प्रेजेंट है, और इसीलिए ये दोनों बोन्स मिल जाते हैं और वहां पर जॉइंट बनता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सैडल जॉइंट कहते हैं। दीज आर फाउंड इन बिटवीन योर कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। तो यहाँ पर जो है टाइप ऑफ जॉइंट कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स के बारे में क्या जानना है? देखो अभी हम बात करेंगे अबाउट डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू आवर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट को ध्यान से सुनो। क्या है डिसऑर्डर्स के अंदर? तो सबसे पहले आपको बात की गई है अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस,
ठीक है। अब ये माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, माइस्थीनिया ग्रेविस इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून है। जब भी हम बात करते हैं कोई भी ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होगा, यहाँ पर जो है सेल्फ हार्म देखा जाता है, सेल्फ हार्म होता है, बॉडी खुद को ही हार्म कर रही होती है, कोई नेचुरल चीज को भी वो एज अ पैथोजन लेती है और उसे क्या करती है वो, ठीक है, उसको किल करती है या फिर उसको इनहिबिट करने का काम करती है, उसको स्टॉप करने का काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी स्टॉप्स द रिलीज या फिर उसको वो डिस्ट्रॉय करती है, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। या तो फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं होता है, या फिर अगर रिलीज हो रहा है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको खत्म कर देती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज ही नहीं हो पा रहा है, या फिर वो काम ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो लास्टली क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो एसिटाइल कोलिन ही अगर नहीं रहेगा तो व्हाट इज एसिटाइल कोलिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमने ऊपर देखा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या काम करता है, ये जो है मसल और ये जो मोटर यूनिट होता है उसके प्रेजेंट इन मोटर एंड प्लेट, ये सब क्या है मैंने ऊपर बताया है, आप लोग जाके सही से लेक्चर देखो, ठीक है। मोटर एंड प्लेट के अंदर जो है जॉइंट्स, ये इसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूरॉन और मसल के बीच में। तो वहां से जब तक एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा तब तक कि वो साइनेप्स जो वहां पर क्रिएट हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रिकल या फिर जो भी इम्पल्स है, जो भी वहां पर स्टिमुलस है वो आगे नहीं पहुंचेगा, वहां का स्टिमुलस आगे नहीं पहुंचेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी। इसलिए क्या देखा जाता है यहाँ पर, मसल पैरालिसिस देखा जाता है, मसल काम नहीं कर पाती है, मसल पैरालिसिस देखा जाता है। क्लियर है। इसे हम क्या कहते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। ये क्यों होता है, दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। क्लियर है। तो पहला कौन सा हो जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस। दूसरा बात करते हैं अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है ये देखो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, अट्रॉफी मतलब सेल्स पूरी तरीके से वो खराब हो जा रहे हैं। अब एट्रॉफी का मतलब वहां पर पूरे सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। डिस्ट्रॉफी के अंदर ये देखा जाता है कि जो हमारा मसल टिश्यू का क्या हो रहा है, वेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ये कब होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कब देखा जाता है, अब ये मसल टिश्यू वेस्टिंग क्यों होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, ये जो है पास होता है, ठीक है, ये जो है पास होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये आगे पास होता जाता है। बेसिकली यहाँ पर जीन के म्यूटेशंस देखे जाते हैं जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग प्रोमिनेंटली देखा जाता है, मतलब इनकी मसल्स जो है बनती ही नहीं है। डिस्ट्रॉफी को अगर आप देखो तो डिस का मतलब होता है बैड, डिस का मतलब क्या होता है, बैड। ट्रॉफी मतलब नरिशमेंट, आपका जो मसल का नरिशमेंट है वही सही से नहीं हो पा रहा है, और अगर मसल बिल्ड भी हो रही है तो उनको क्या हो रहा है, उनका ब्रेकडाउन प्रॉपरली एकदम हो रहा है, एकदम एग्रेसिवली वहां पर ब्रेकडाउन देखा जाता है, और मसल वेस्टिंग देखी जाती है, टिश्यू वेस्टिंग देखी जाती है। तो ये एक हो जाता है। फिर एक आता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात करें तो व्हाट इज ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन। पोरोसिस मतलब कि पोरस हो जाना, बोन का पोरस हो जाना इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। तो बोन्स बिकम पोरस का मतलब क्या होता है कि इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये एक किसी इंसान का बोन है और ये किसी दूसरे इंसान का बोन है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो ये इस तरीके से पूरी डेंस है, इस तरीके से भरी हुई है, इसके मैट्रिक्स से भरी हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बोन है कुछ इस तरीके की देखी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि अगर कभी दोनों, ठीक है, पर्सन ए है और पर्सन बी है, अगर इन दोनों में ही कभी एक्सीडेंटल कोई केसेस हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाता है, तो फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा कहाँ पर होंगे, फ्रैक्चर के चांसेस ऑफ कोर्स कहाँ पर ज्यादा होंगे, इस कंडीशन में फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होंगे। यहाँ पर फ्रैक्चर प्रोमिनेंटली या फिर इसके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फ्रैक्चर इतना नहीं देखा जाएगा क्योंकि इसकी बोन जो है काफी हद तक स्ट्रांग है, हेल्दी है। और वो क्यों है, क्योंकि इसका बोन डेंसिटी जो है वो अच्छा खासा है, बोन डेंसिटी इज
इज वेरी गुड बोन डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर बोन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है क्योंकि यहाँ की जो बोन्स है वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं हुई है, या फिर जो बोन्स बनी है उनका डीजनरेशन चालू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोन्स का डीजनरेशन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है और इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर्स इंक्रीज्ड हो जाती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू डिक्रीज्ड बोन मास, बोन डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पर क्या देखा जाता है कि बोन का ये फ्रैक्चर होना बढ़ सकता है, फ्रैक्चर जल्दी हो सकती है। अब ये जो है इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एस्ट्रोजन की बात आ जाती है। एस्ट्रोजन जो होता है इन फीमेल्स ये क्या काम करता है, एस्ट्रोजन का मेन काम तो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली चलाना है, लेकिन इसके अलावा एस्ट्रोजन जो होता है वो बोन के कैल्सिफिकेशन में बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है। रोल होता है इन बोन कैल्सिफिकेशन, इसका रोल होता है। कैल्सिफिकेशन मतलब बोन फॉर्मेशन, तो वहां पर कैल्सिफिकेशन में इसका रोल होता है। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज आता है, ठीक है, किसी फीमेल के अंदर जब मेनोपॉज देखा जाता है अराउंड 50s में, मेनोपॉज के बाद आफ्टर मेनोपॉज या फिर पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है, क्या होता है ये एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है बॉडी के अंदर एकदम बहुत अच्छी तरह, बहुत जो है इसका क्वांटिटी कम हो जाता है बॉडी से, क्योंकि अभी बॉडी को ये लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है तो देयर इज नो यूज ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है। राइट, अब इस वजह से क्या देखा जाता है कि एस्ट्रोजन डिक्रीज हो गया तो कैल्सिफिकेशन भी डिक्रीज हो गया ना। कैल्सिफिकेशन डिक्रीज हो गया मतलब अभी उतना प्रॉपर रेट से बोन फॉर्मेशन नहीं होगा, बोन का नरिशमेंट नहीं होगा, और एस्ट्रोजन इसकी वजह से जो है आपका बोन्स के अंदर का डेंसिटी डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बोन का पोरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड दैट इज वाई देयरफॉर, ठीक है, क्या देखा जाता है देयरफॉर, ठीक है, इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है सीन मोर इन फीमेल्स, क्योंकि मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का मेन रोल नहीं है कैल्सिफिकेशन के लिए देन मेल्स। ठीक है, उनका जो है बोन फॉर्मेशन चलता ही रहता है, बट इन फीमेल्स ये नरिशमेंट जो है एक तरीके से स्टॉप या फिर डिक्रीज हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। दैट इज वाई इनका जो चांसेस होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा देखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक के? अब बात करते हैं एक और डिजीज के बारे में, दैट इज टेटनी। अब ये जो टेटनी है इसको बहुत सारे बच्चे टेटनस के साथ में कंफ्यूज करते हैं। लेट मी टेल यू, टेटनी इज नॉट इक्वल टू टेटनस, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट डिजीज है, इसको एक साथ नहीं समझना है, इसको मैं बीच में लाती हूँ और इन दोनों के बीच में डायरेक्टली मैं डिफरेंस समझाती हूँ आप लोग को। टेटनी जो है उसके बारे में यहाँ समझेंगे, टेटनस के बारे में हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, टेटनस जो है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। इसी वजह से जो है इस बैक्टीरिया की वजह से टेटनस होता है। टेटनी जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का क्या मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी में कैल्शियम लेवल्स, कैल्शियम आयंस जो है, आयंस कम हो गए हैं। हाइपो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज हो जाना। तो इसका रीजन क्या है? कैल्शियम आयंस कम हो गए। अब कैल्शियम आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब तक कैल्शियम आयंस जो है ट्रोपोनिन से जाके नहीं मिलेंगे तब तक ये मास्किंग साइट ओपन नहीं होगी, ठीक है, एक्टिव साइट ओपन नहीं होगी, और अगर ओपन नहीं होगी तो फिर दोनों ही एक्टिन और मायोसिन नहीं मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, और ये इतना सीरियस कंडीशन नहीं होता है। आप कैल्शियम आयंस जो है प्रॉपर नॉट सीरियस कंडीशन, इतना सीरियस नहीं होता है। इसके अंदर आप जो है कैल्शियम आयंस वगैरह देकर इसको प्रॉपर्ली कर सकते हो, बट इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। ये जो टेटनस होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसके अंदर इसको आप जो है लॉक जॉ भी कहते हो, ठीक है। टेटनस को जो है व्हाट डू यू कॉल एज? लॉक जॉ इसे हम कहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, नॉट सीरियस कंडीशन, इसको आप ट्रीटेबल होता है ये, ठीक है। और बहुत बार ये ट्रीटेबल, जो टेटनस होता है वो ट्रीटेबल नहीं होता, टेटनी जो होता है वो बहुत बार ट्रीटेबल होता है। माइसेना ग्रेविस हो गया, और ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। लास्टली हमने बात कर ली अबाउट टेटनी, और दूसरा मैंने बात की है अबाउट टेटनस, ठीक है। ये दोनों के बारे में हमने देख लिया। अब लास्ट में जो है एक और आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, और एक हो जाता है गाउट, ठीक है। फिफ्थ इज गाउट, फिफ्थ है ना, ये
5th वाला जो है गाउट है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, गाउट एक है और एक गाउटी आर्थराइटिस होता है। क्या वो दोनों सेम है, क्या वो दोनों डिफरेंस है, अभी देखते हैं। गाउट जो होता है, दिस इज अ कंडीशन जिसके अंदर यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड इट इज अ टाइप ऑफ एसिड, और ये केमिकल होता है जो कि यूजुअली रिमूव हो जाना चाहिए विद आवर यूरिन, लेकिन वो उसका जब भी अगर उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट इन बिटवीन फैलेंजेस। कहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, ये हमारे फैलेंजेस के बीच में हो जाता है। तो ये हमारी जो छोटी छोटी 3 फैलेंजेस हर एक फिंगर के अंदर प्रेजेंट है, इसके बीच में यूरिक एसिड जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, तो डिपॉजिट हो जाता है। और इसी वजह से क्या देखा जाता है, डिपॉजिट क्यों लिखा है मैंने, डिपॉजिट हो जाता है, या फिर इसे हम कह सकते हैं एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ जाकर। और बहुत ज़्यादा जब इसकी क्वान्टिटी बढ़ जाती है तो पेन होता है, पेन इन इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। इस वजह से क्या देखा जाता है कि इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स में जो है छोटे छोटे जो बोन्स जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के, वहाँ पर जो है ये पेन करेगा। और पेशेंट को इस तरीके से वो कहेगा कि छोटे छोटे यहाँ पर उंगलियां मेरी दुखती है, पैर की उंगलियां दुखती है, हाथ की उंगलियां दुखती है। दैट इज बिकॉज वहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ गया है, और इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। जब इस गाउट की वजह से, ठीक है, इस गाउट की वजह से आपके बोन्स जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, जॉइंट्स पेन करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस। इट इज अ फीचर ऑफ गाउट, ठीक है। गाउट के अंदर बहुत कुछ देखा जाता है, दिस इज अ फीचर ऑफ गाउट, ठीक है। गाउट एक बहुत बड़ा डिजीज है जिसके अंदर और भी चीजें देखी जाती है, लेकिन उसके अंदर अगर आपके जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, आर्थराइटिस मतलब आर्थरो मतलब जॉइंट, और आइटिस मतलब आपके वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग क्यों हो गई है, क्योंकि यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया। तो विद दिस हमने जो है अब यहाँ पर क्या कंप्लीट कर लिया, गाउट भी कंप्लीट कर लिया, मतलब हमारे जो है डिसऑर्डर्स वाले पार्ट भी हो जाते हैं। और आगे जो है हम इसका PYQ सेशन करेंगे। PYQ सेशन में हम विल स्टार्ट विद 2025 से 2010 तक का जो भी PYQs मास्टरी मैराथन में 2025 से 2010 तक के जितने भी PYQs रहे हैं वो सॉल्व होंगे, और इनका जो है सोल्यूशन का वीडियो सोल्यूशन अपलोड होता है ऑन माय चैनल। और इन सब का जो है PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उससे जाके आप ज्वाइन करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी तरीके का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और कमेंट कर दो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो मेल मी, मैंने ये सब डिटेल्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। एनीवेज, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। 2026 में आपको बस अपना नाम रोशन करना है, अपने आप को प्राउड फील कराना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। जस्ट गो फॉर इट, कीप ऑन स्टडिंग, जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बहुत अच्छे से खाओ पियो, अच्छा खाना खाओ, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, गुड बाय।